आज हम अध्याय 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। संसाधन संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वो है जो मनुष्य का काम है आसान करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। हमारा पाठ संसाधन पर डिपेंड है। भू संसाधन तथा कृषि के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं भू उपयोग वर्गीकरण। भू उपयोग वर्गीकरण में हमें भारत की दो प्रमुख संस्था है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहली तो हमारी संस्था है भू राजस्व विभाग। पहली संस्था का नाम है भू राजस्व विभाग और दूसरी का नाम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भू राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोनों का अलग अलग कार्य होता है। हमें पता है कि भारत में जो भी भूमि है 100 की 100% हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां की जानकारी हमें नहीं है, फिर भी ये विभाग है वो हमें पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं और जो भी सटीक जानकारी होती है वो हम तक पहुंचाते हैं। भू राजस्व विभाग का कार्य क्या है? भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है अपने पास। भू उपयोग भूमि का जो उपयोग हो रहा है, कहीं पर मकान है, कहीं पर समतल जमीन है, कहीं पर वन है, कहीं पर चारागाह क्षेत्र है और कहीं पर मकान बने हुए हैं, कहीं रेल है, सड़क मार्गों का निर्माण हुआ है। इन सब की जानकारी है वो भू राजस्व विभाग है वो अपने पास रखता है। जबकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्या है कि भारत में जो भी राज्य, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, उन सब की सही जानकारी देने का काम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। जानकारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग देता है, जबकि अभिलेख अपने पास है, भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख है वो भू राजस्व विभाग अपने पास रखता है। दोनों संस्थाओं का अलग अलग कार्य है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, उन संबंधी जितनी भी जानकारी होती है वो हम तक पहुंचाने का प्रयास करती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। जबकि भूमि का उपयोग से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं, किस क्षेत्र में भूमि कितनी उपयोग की जा रही है, उन संबंधी जो भी आंकड़े होते हैं वो हमें भू राजस्व विभाग द्वारा पहुंचाए जाते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। अध्याय 3 है भू संसाधन तथा कृषि। भू उपयोग वर्गीकरण। भू राजस्व विभाग है वो भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। यानी भूमि का उपयोग है वो कुल क्षेत्र के बराबर होता है, लेकिन जो वास्तविक भूमि होती है, वास्तविक जो क्षेत्र होता है, उससे ये भिन्न होता है, अलग होता है। भारत के प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। भारत के प्रशासकीय इकाई मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, उनके पास जो भी जमीनें हैं, जो क्षेत्रफल है उनका, उन सब की जानकारी देने का कार्य है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है। अब हम देखेंगे कि भारत में जो भूमि उपयोग हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, उनके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो भू उपयोग पहला है हमारा वनों के अधीन क्षेत्र, यानी ऐसी जमीन जहां पर वन पाए जाते हैं, उस भूमि को हम वनों के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर वन पाए जाते हो उस भूमि को हम वनों के अधीन क्षेत्र में रखेंगे। वर्गीकृत वन क्षेत्र और वास्तविक वन क्षेत्र है वो दोनों क्या होता है? भिन्न होता है। वर्गीकृत और वास्तविक दोनों भिन्न होते हैं। अब वर्गीकृत यानी जहां वन विकसित किए जा सकते हैं वो क्षेत्र वर्गीकृत है। मान लो ये कोई भी राज्य है, ये इतना क्षेत्र है जहां वर्तमान में वन नहीं है, लेकिन यहाँ वन लगाए जा सकते हैं, इसे इसमें शामिल किया गया है। वर्गीकृत और वास्तविक। वर्गीकृत मतलब जहां पर वन लगाए जा सकते हैं, और वास्तविक यानी वास्तविक क्या है? यहाँ पे वर्तमान में वन नहीं है, ये वास्तविकता है, लेकिन यहाँ पर वन लगाए जा सकते हैं। तो वर्गीकृत और वास्तविक दोनों वन क्षेत्रों में अंतर होता है। वर्गीकृत वो होते हैं जहां वन विकसित किए जा सकते हैं। दूसरा हमारा है बंजर और व्यर्थ भूमि। बंजर वह भूमि जिसको प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। यानी हमारे पास कितनी भी मशीनें हो, उन सभी मशीनों का प्रयोग करके भी हम उस भूमि को कृषि योग्य नहीं बना सकते। उस भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। कितना भी प्रयास कर लो, जिस भूमि को हम कृषि योग्य नहीं बना सकते वो बंजर भूमि के अंतर्गत आती है या व्यर्थ भूमि के अंतर्गत आती है। अब ऐसी कौन कौन सी भूमियां हैं जिनको हम कृषि योग्य नहीं बना सकते? जैसे बंजर पहाड़ होते हैं, उनको हम मशीनों की सहायता से भी कृषि योग्य नहीं बना सकते हैं। मरुस्थल प्रदेश है, उनको भी हम नहीं बना सकते कृषि योग्य, और खड्ड प्रदेश है, उनको भी कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। ये भू उपयोग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला हमने देखा वनों के अधीन क्षेत्र, ऐसी जमीन जहां पर वन ही वन पाए जाते हों,
और इसमें वर्गीकृत और वास्तविक में अंतर होता है। वर्गीकृत वह क्षेत्र होता है जहां पर वन विकसित किए जा सकते हैं लेकिन वर्तमान में वन नहीं है, जबकि वास्तविक वह क्षेत्र होता है जहां पर वर्तमान में वन पाए जाते हैं। दूसरा हमारा बंजर और व्यर्थ भूमि है। इसमें हमने देखा है कि बंजर वह भूमि जहां पर हम वर्तमान में जो भी हमारे पास मशीनें प्रौद्योगिकी उपलब्ध है उन सब की सहायता से भी हम उस भूमि को कृषि योग्य नहीं बना सकते, ऐसी भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। तीसरी अगर हम बात करें गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी ऐसी भूमि जो कृषि के अलावा उपयोग हो रही हो, उस भूमि को हम गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहते हैं। जैसे बस्तियां, तो बस्तियां क्या है? गैर कृषि कार्य है। सड़क है, नहर है, उद्योग है, दुकानें, ये सब के सब गैर कृषि कार्य जो भूमि होती है उन पर बनाई जाती है। जहां पर हम कृषि नहीं कर सकते उस भूमि को हम गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत रखते हैं। इसमें बस्तियां आएगी, सड़क है, नहर है, उद्योग है, दुकान है आदि शामिल होते हैं। यानी ऐसी भूमि जिन पर बस्तियां हो, जिन पर सड़क हो, जिन पर नहर हो, जिन पे उद्योग धंधे लगे हुए हो और जिन पर दुकानें हो, उन भूमि को हम गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत रखते हैं। 4 नंबर अगर हम देखें द्वितीयक और तृतीयक की क्रियाकलाप, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक सेवा सेक्टर, परिवहन, बैंक, व्यापार, ये सब के सब क्या है? तृतीयक में। इन दोनों में जब से क्रियाकलाप में वृद्धि हुई है तो इस क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। यानी ये क्षेत्र द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न लोगों से संबंधित है, प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्रियाकलाप में कमी होगी, इस क्षेत्र में वृद्धि होगी। स्थायी चारागाह क्षेत्र, इस पर ग्राम पंचायत का या सरकार का, यानी ऐसे क्षेत्र जहां स्थायी चारागाह पशुओं को चराने के लिए निश्चित किए गए क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम उन भूमि को हम स्थायी चारागाह क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, जिस पर या तो ग्राम पंचायत का अधिकार होगा या फिर सरकार का अधिकार होगा। स्वामित्व में होती है, इस भूमि का एक छोटा भाग है वो ही निजी स्वामित्व में होता है। केवल एक छोटा सा भाग है वो ही निजी स्वामित्व में होता है, बाकी सब का सब है वो या तो ग्राम पंचायत के अधीन होगा या फिर सरकार के अधीन होगा। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि होती है उसे हमें साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। साझा यानी सब लोगों की होती है, उसे हमें साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। जो भूमि ग्राम पंचायत के अधीन हो, जिस पर पूरे ग्राम पंचायत का अधिकार हो, गांव में रहने वाले व्यक्तियों का अधिकार हो, सभी का एक समान अधिकार होता हो, उसे हम साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में आएगी विविध तरु फसल और उपवन के अंतर्गत क्षेत्र, यानी ऐसी भूमि जिस पर उद्यान या फलदार वृक्ष लगे हो, उस भूमि को हम विविध तरु फसल या उपवनों के अंतर्गत रखेंगे। तरु फसल यानी जिस पर फलदार वृक्ष हो, उस भूमि को हम इसमें शामिल करते हैं। उद्यान यानी जहां पर उद्यान हो और फलदार वृक्षों के अधीन वाली भूमि होती है वो इसके अंतर्गत आती है। और इस प्रकार की भूमि है वो ज्यादातर एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होती है, ये ग्राम पंचायत या सरकार के अधिकार में होती है, जबकि विविध तरु फसलों वाली भूमि होती है वो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में होती है, निजी स्वामित्व में होती है। अगर हम 6 नंबर की बात करें कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, योग्य व्यर्थ भूमि यानी ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जा सकती हो लेकिन जो 5 वर्षों से अधिक समय तक कृषि रहित रही हो, जिस पर पिछले 5 वर्षों से ज्यादा समय तक वहां पर कृषि नहीं की गई हो, उस भूमि को हम कहेंगे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। हालांकि मशीनों के द्वारा वर्तमान प्रौद्योगिकी की सहायता से हम इस पर कृषि कर सकते हैं, इसे हम कृषि योग्य बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान में अगर हम देखें तो 5 वर्ष से ज्यादा समय तक जिस पर कृषि नहीं की गई हो उसे हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। तीनों को एक साथ याद रखना है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। अगर हम देखें वर्तमान प्रतिभूमि जो 1 वर्ष से जिस पर कृषि नहीं की गई, जिस भूमि पर पिछले 1 साल से कोई भी कृषि कार्य नहीं किया गया हो, उसे हम वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और जिस पर 1 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्षों से कम तक जिस पर कोई भी कृषि कार्य नहीं किया गया हो उसे हम पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। और 5 से अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में चली जाएगी। इसमें 5 वर्ष से ज्यादा समय तक कृषि कार्य नहीं किया गया हो, तीनों को एक साथ याद करेंगे तो ये तीनों याद हो जाएगी। वर्तमान प्रतिभूमि जिस पर पिछले 1 साल से
कोई भी कृषि कार्य है वो नहीं किया गया। हम देखते हैं हमारे यहाँ जमीन को उपजाऊपन बरकरार रखने के लिए लोग क्या करते हैं, 1 साल के लिए जमीन है वो खाली छोड़ देते हैं ताकि अगली बार जब हम फसल बोएं तो वो ज्यादा उपजाऊ बन जाए। वो होती है वर्तमान प्रतिभूमि, यानी 1 साल से कम समय तक जिस पर कृषि नहीं की गई हो उसे हम वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और जिस भूमि पर 1 से 5 साल तक कृषि नहीं की गई हो, 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम तक जिस पर कृषि नहीं की गई हो उसे हम पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। और वह भूमि जिस पर 5 साल से ज्यादा हो गए, 5 साल से ज्यादा समय हो गया जिस पर कृषि नहीं की गई हो उसे हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी की सहायता से हम इसे कृषि योग्य भूमि में भी बदल सकते हैं। निविल बोया गया क्षेत्र, निविल वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हो उसे हम निविल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। जिस पर फसलें उगाई और काट ली जाती हो उसे हम निविल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। एक बार रिपीट मार ले, भूराजस्व विभाग, भूराजस्व विभाग को काम हुआ है कि भूराजस्व विभाग है वो भूमि उपयोग से संबंधित जितने भी अभिलेख है ना वो आपके पास में रखते हैं। भूमि उपयोग से जितना भी संबंधित अभिलेख होते हैं वो अपने पास से रखता है भूराजस्व विभाग। दूसरी, अगर आपने देखा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के क्रम का भारत का जितना भी राज्य है सगड़ा की क्षेत्रफल की जानकारी है ना वो लाके अपना देगो। और वो तो क्षेत्रफल जितने भी है सगड़े की जानकारी देगो भी मशहूर। भूराजस्व विभाग को काम हुआ है कि कुछ जमीन है वह कितनी कितनी खटा खटा काम में ले रखी है, भूमि को उपयोग घटा घटा कितों की तो इससे संबंधित आंकड़ा है वो भूराजस्व विभाग आपके पास में रखो। अब आप देखा क्या भूपयोग वनों के अधीन क्षेत्र नाम अपना पड़े, यानी इसी भूमि जी के ऊपर वन ही वन हो बिना आपका क्या कहूंगा वनों के अधीन क्षेत्र। अब वनों के अधीन क्षेत्र है ना वे भी 2 प्रकार का, एक तो वर्गीकृत है और एक है वास्तविक। वर्गीकृत यानी इसी जमीन जी के ऊपर वन लग सके अपा लगा सका मेहनत करके, लेकिन वर्तमान में बड़ा वन है कौन बिना आपा कहूंगा वर्गीकृत। जबकि वास्तविक भाव है जी के ऊपर वर्तमान का मायना अपना वन मिले आओगी वनों के अधीन क्षेत्र। दूसरी है बंजर और व्यर्थ भूमि, यानी इसी भूमि जी के ऊपर चाहे कितनी मशीन आप लगा लो कुछ भी जंतर जंतर कर लो बिना आपा कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त कौन कर सका, कृषि के लिए उपयोगी कौन बना सका, तो भी भूमि ना आपा क्या कहूंगा बंजर भूमि कहूंगा या फिर कहूंगा व्यर्थ भूमि जहाँ पहाड़ी है मरुस्थलीय है खड्डारी जमीन है तो बिना आपा क्या कहूंगा बंजर भूमि। गैर कृषि कार्य यानी इसी जमीन है जिसके ऊपर कृषि कार्य कौन कर रहा है, कृषि के अलावा और जिसका काम कर रहा है भी काम मारिए भी जमीन ने कहूँगा गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। जहाँ आप गांव बस रहे तो बड़े कृषि कौन कर सका, मकान हो गया, सड़क बन गई, नहर चल गई, भी के बाद में दुकान देखा उद्योग आ रहे बड़े उद्योग लाग रहे तो भी भूमि पर आपा कृषि नहीं कर सका ने भी भूमि ने आपा के कहूँगा गैर कृषि कार्य यानी कृषि के अलावा और काम में आपा भी भूमि ने ले रखा। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में जो वृद्धि होगी ना तो एक क्षेत्र में भी वृद्धि होती जाएगी। स्थायी चारा का क्षेत्र यानी इसी जमीन जिसके ऊपर आप पशुआन चराने के लिए स्थायी बना के छोड़ती जो कह तो सरकार का अधीन होगी या फिर ग्राम पंचायत का अधीन होगी। अब क्या करा एक जिको भूमि को छोटो हिस्सा है वो एक मैंने निजी स्वामित्व पर भी हो सके। अब जिकी सरकार का या फिर ग्राम पंचायत के अधीन होगी बिना आपा साझा संपत्ति संसाधन कहूंगा। विविध तरु फसल जी के ऊपर फलदार वृक्ष लगाए जाए भी भूमि जी पर फलदार वृक्ष ज्यादा हुए भी भूमि ने आपका शाम रखा विविध तरु फसल लगाए रखा। अगर आप देखा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि इसी जमीन जो पिछले 5 साल से ज्यादा टाइम के खातर बी के ऊपर कृषि कौन करी गई 5 वर्ष से ज्यादा टाइम हो गया बी के ऊपर कृषि कौन करी गई तो बिना आपका कहूंगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और वर्तमान प्रतिभूमि यानी जिन 1 साल तक 1 साल से कम ही टाइम हो गए 1 साल हो ही कोई 1 साल से कम समय तक जो जिस पर कृषि नहीं की गई हो जिसके ऊपर कृषि नहीं करी गई हो है बिना आपा कहूंगा वर्तमान प्रतिभूमि। आपा फसल जमीन हो बिन उपजाऊपन बरकरार रखने खातिर यहाँ की प्रक्रिया अपनाई जाए। पुरातन प्रतिभूमि 1 से 5 साल तक जिस जमीन पर कृषि कार्य न करी गए है बिना आपा पुरातन 5 ज्यादा होता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में चल जाएगी क्योंकि 5 वर्षों ज्यादा एक महीना। निविल बोया गया क्षेत्र बिन कवे जड़ा फसल बोधी काट ली वो जो क्षेत्र हो बिना आपा कहूंगा निविल बोया गया क्षेत्र। ये है अपना भू उपयोग संबंधी डाटा। भूमि का जो वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। भूमि के वर्गीकरण में हमने देखा है जो बंजर भूमि है व्यर्थ भूमि है वनों के अधीन भूमि है इन सब के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे भारत में भू उपयोग परिवर्तन यानी भारत में जो भूमि का उपयोग हो रहा है उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके पीछे कौन कौन से कारण है।
अगर हम देखें किसी भी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की जो आर्थिक क्रिया होती है उस पर ही निर्भर करता है। कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर जो भूमि का उपयोग होता है उस क्षेत्र में जो आर्थिक क्रियाएं हो रही है उसके हिसाब से भूमि का उपयोग होता है। जहां पर कृषि ज्यादा होगी, भूमि का उपयोग कृषि में ज्यादा होगा। जिस स्थान पर अगर मान लो जहां उद्योग धंधे ज्यादा हैं उस क्षेत्र में भूमि का उपयोग है वो उद्योगों की स्थापना में किया जाता है। तो जिस क्षेत्र में भू उपयोग है वो आर्थिक क्रिया पर निर्भर करता है। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रिया में बदलाव आता है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आर्थिक क्रिया में बदलाव आ रहा है। भारत में ही देख ले तो हमारे देश में भी पहले प्राथमिक क्रियाकलाप में ज्यादा लोग संलग्न थे, लेकिन वर्तमान में प्राथमिक क्रियाकलाप से द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में जो पब्लिक है वो ज्यादा जा रही है। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में पब्लिक है वो ज्यादा जा रही है। देखें तो अब देखें भू उपयोग के प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को हमें समझना चाहिए। भू उपयोग को प्रभावित करने वाले जो 3 परिवर्तन है उनके बारे में हम देखेंगे। पहला है अर्थव्यवस्था का आकार। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता जाएगा भूमि पर दबाव बढ़ता जाएगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी और जनसंख्या बढ़ने से जो भूमि हम सीमांत भूमि है उसको भी काम में लेने लगेंगे। पहला कारक ये है कि अर्थव्यवस्था का आकार जैसे बढ़ेगा जनसंख्या बढ़ेगी, भूमि पर दबाव बढ़ेगा और जो सीमांत भूमि है उसको भी हम काम में लेने लग जाएंगे। अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, पता है हमें। जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ने लग जाएगा तथा सीमांत भूमि को उपयोग में लाया जाने लगेगा। तो भूमि पर हमें ध्यान में रखना है कि अर्थव्यवस्था का जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा, भूमि पर दबाव बढ़ता जाएगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वैसे ही हम क्या करेंगे जो सीमांत भूमि है उसको भी काम में लेने लग जाएंगे। पहला पॉइंट ये था। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो समय के साथ अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। जैसे मैंने पहले बताया है कि प्राथमिक क्रियाकलाप से लोग द्वितीय क्रियाकलाप की ओर जा रहे हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप पहले ज्यादा होता था लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो प्राथमिक क्रियाकलाप से लोग प्राथमिक क्रियाकलाप को छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक चतुर्थ क्रियाकलाप की ओर ज्यादातर जा रहे हैं। समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी परिवर्तन आता है। दूसरे शब्दों में यानी सेकंड और थर्ड सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि हो रही। प्राथमिक सेक्टर में कमी हो रही है, द्वितीयक और तृतीयक जो सेक्टर हैं उनमें बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो रही है। इस परिवर्तन से कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होती जा रही है। अब अगर प्राथमिक क्रियाकलाप में लोग कम रहेंगे और द्वितीयक और तृतीयक यानी उद्योग और परिवहन की तरफ, सेवा सेक्टर की तरफ जाने लगेंगे तो भूमि में भी परिवर्तन आएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप यानी जहां पर पहले कृषि होती थी वहां पर वर्तमान में उद्योग धंधों की स्थापना होने लगी है। तो समय के साथ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। जैसे साधारण शब्दों में देखें तो प्राथमिक सेक्टर में को छोड़कर पब्लिक है वो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में जा रही है और जहां पहले कृषि होती थी वहां वर्तमान में उद्योग धंधों की स्थापना हो चुकी है। जैसे कृषि भूमि पर इमारतों का बनना, पहले जो कृषि होती थी वर्तमान में अगर हम देखें वहां पर इमारतें हैं वो बनी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं बनाई गई है। तो कृषि भूमि है वो सिकुड़ती जा रही है और द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है वो ज्यादा पनपता जा रहा है। आगे अगर हम देखें तीसरे पॉइंट में, पहला पॉइंट जनसंख्या का आकार, दूसरा संरचना है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें समय के साथ कृषि क्रियाकलाप है और अर्थव्यवस्था का योगदान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय आगे चल रहा है, कृषि से जो पहले अर्थव्यवस्था में योगदान था वो अब इतना योगदान नहीं रहा है। अब द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है वो अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान दे रहे हैं, जबकि पुराने समय में अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान कृषि या प्राथमिक क्रियाकलाप का होता था। दोबारा अगर हम देखें इन 3 पॉइंटों को समझना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला देखें अर्थव्यवस्था का आकार, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता जाएगा जनसंख्या बढ़ती जाएगी और भूमि पर दबाव बढ़ता जाएगा, उसके साथ ही सीमांत भूमि को भी हम काम में लेने लग जाएंगे। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरे पॉइंट में यह है कि पहले लोग प्राथमिक सेक्टर में ज्यादातर काम करते थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें प्राथमिक सेक्टर को छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में ज्यादा लोग जा रहे हैं। इससे क्या है कि जो कृषि भूमि है वो कृषि भूमि सिकुड़ती जा रही है और द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है उनमें वृद्धि होती जा रही है। तीसरा अगर हम देखें पुराने समय में प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त
जो आय होती थी उसका हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा योगदान होता था, लेकिन वर्तमान में ये योगदान कम हो रहा है। ये थे तीनों पॉइंट। आशा करता हूं तीनों पॉइंट अच्छी तरह आपको समझ में आए होंगे। आगे अगर हम देखें तो 1950-51 और 2014-15 जो भू उपयोग में जो हमारे भारत में जो परिवर्तन आया है, पहले 50-51 में भूमि का उपयोग होता था और वर्तमान में अगर हम देखें 14-15 में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के बारे में अगर हम देखें तो 1950-51 से लेकर 2014-15 तक जिन जिन चीजों में वृद्धि हुई है वो एक तरफ लिखे हुए हैं और जिन चीजों में कमी हुई है वो एक तरफ है। भूमि उपयोग में जो परिवर्तन हुआ है, अगर हम वृद्धि की बात करें तो वन क्षेत्र में भारत में वृद्धि हुई है। वन, हालांकि अगर हम देखें तो हकीकत में वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि जो सैटेलाइट के माध्यम से जो चित्र लिए जाते हैं उनके माध्यम से जो वन क्षेत्र बढ़ा है वो दर्शाया गया है। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि में भी वृद्धि हुई है। पहले जहां पर कृषि होती थी अब वहां पर इमारतें हैं वो खड़ी हो गई है। दूसरे पॉइंट में हमने देखा था तो गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त, पहले जो भूमि कृषि कार्य में प्रयुक्त होती थी, वर्तमान में वो कृषि के अलावा अन्य कार्य में प्रयुक्त होने वाली जो भूमि है उसमें भी वृद्धि हुई है। वर्तमान प्रतिभूमि में भी वृद्धि हुई है। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ पर बरसात है वो कम होती है। वर्षा पे हमारी कृषि वर्षा पे डिपेंड है और वर्षा कम होती है, इसलिए किसान क्या करते हैं अपने खेत को एक सीजन के लिए, एक साल से कम समय के लिए क्या करते हैं वो परत छोड़ देते हैं और वो होती है वर्तमान प्रतिभूमि, ताकि उपजाऊपन उसका बरकरार रहे। निवल बोया गया क्षेत्र उसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। निवल जैसे फसलें बोना और काटना लगातार जो होता है उसे कहते हैं निवल बोया गया क्षेत्र, उसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर हम देखें एक नंबर वन में वृद्धि हुई है, गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि में वृद्धि हुई है, वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि हुई है और निवल बोया गया जो क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि हुई है। इन चारों में 1950-51 से लेकर 2014-15 में अगर हम देखें तो इनमें वृद्धि दर्शाई गई है, जबकि कमी किस क्षेत्र में हुई है वो हम देखेंगे। बंजर और व्यर्थ भूमि, पहले जो बंजर भूमि थी, व्यर्थ भूमि थी, बंजर और व्यर्थ भूमि, उसको हम वर्तमान में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी और जनसंख्या बढ़ने से जनसंख्या क्या करेगी, बंजर और व्यर्थ भूमि है उस पर अपने इमारतों का निर्माण कर लेगी, उस पर कृषि कार्य करने लग जाएगी। तो बंजर और व्यर्थ भूमि है वर्तमान में उनमें क्या आई है, कमी आई है। दूसरा अगर हम देखें तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी ऐसी भूमि जो कृषि योग्य है लेकिन उस पर वर्तमान में कृषि नहीं की जा रही है, अब इसमें भी कमी आने लगी है। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने से इन भूमियों में क्या है कि इमारतों का निर्माण होने लगा है। अगर हम हमारे गांव हमारे शहर में देखें तो आज से 5-7 साल पहले जिस भूमि पर कृषि होती थी, वर्तमान में अगर हम जाकर देखें हमारे गांव या शहर के नजदीक वाली भूमि, वहां पर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो चुका है। इस भूमि में भी कमी हुई है। चारागाह क्षेत्र, चारागाह पुराने समय में अगर हम देखें चारागाह क्षेत्र थे उनमें भी कमी आई है। पशुओं को चराने के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें चारागाह क्षेत्र कहते हैं और उनमें भी कमी आई है। तरु फसल के अंतर्गत वह जमीन है जहां पर फलदार वृक्ष लगे हुए होते हैं, जहां पर फलदार वृक्ष लगे हुए होते हैं वो जमीन है तरु फसल के अंतर्गत आती है। पहले पार्ट में हमने ये सब पढ़ा है। तो इसमें भी कमी आई है। अगर हम देखें वृद्धि वाले वन, गैर कृषि कार्य, वनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, लेकिन हकीकत में वनों में वृद्धि नहीं हुई है। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, कृषि के अलावा पहले जहां पर कृषि होती थी उनके अलावा अब जमीन कृषि में तो कमी हो रही है, जबकि गैर कृषि कार्य में जो प्रयुक्त भूमि है उसमें वृद्धि हो रही है। वर्तमान प्रतिभूमि है उसमें भी वृद्धि हुई है। और निवल बोया गया क्षेत्र, लगातार बोना और फसल को काटना निवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें भी वृद्धि हुई है। बंजर और व्यर्थ भूमि में अगर हम देखें तो कमी हुई है। पहले जो बंजर भूमि थी, व्यर्थ भूमि थी, उसको जनसंख्या बढ़ने से मनुष्य है वो लगातार उसको काम में लेने लगा है, तो इसमें कमी हुई है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में कमी, चारागाह क्षेत्र और तरु फसलों में भी कमी हुई है। ये सब पार्ट है, आपको अच्छी तरह। आगे अगर हम देखें तो भूमि है वो स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि है वो 2 प्रकार की, यानी कोई तो एक व्यक्ति किसी भूमि का स्वामी हो सकता है या फिर पूरा समुदाय भी किसी भूमि का स्वामी हो सकता है। तो जिसका एक व्यक्ति स्वामी हो उसे हम निजी भूमि कहते हैं और जिसका पूरा समुदाय को उसे हम साझा संपत्ति कहते हैं। एक तो होती है निजी भूमि, एक होती है साझा संपत्ति। निजी जिस पर किसी एक व्यक्ति
एक संस्था का अधिकार हो, हमारी हम निजी भूमि कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। साझा संपत्ति संसाधन के बारे में हमें पढ़ना। निजी भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम निजी भूमि कहेंगे, और जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे हम साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। अब देखो, अगर पूरे समुदाय का अधिकार हो तो इसे हम सामुदायिक इसे हम सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। किसे? साझा संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि इस पर एक समुदाय, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। अगर हम बात करें ये साझा संपत्ति संसाधन हमारे काम क्या आते हैं? निजी संपत्ति, जिनके पास निजी संपत्ति है वो तो अपनी दिनचर्या, जीवन यापन है उस पर कर लेते हैं। अब हम ग्रामीण इलाके में जाएं तो वहां पर कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती है, जो भूमिहीन कृषक होते हैं। किसके काम आती है ये? भूमिहीन कृषक। भूमिहीन कृषक होते हैं वो अपनी दिनचर्या, चाहे वो अगर ईंधन की बात करें या फिर हम बात करें चारा की, ईंधन या बात कर ले चारा की, ईंधन और चारे के लिए वो सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन या फिर साझा संपत्ति संसाधन पर निर्भर होते हैं। अगर हम ग्रामीण इलाकों में जाएं तो महिलाएं हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है ईंधन इकट्ठा करना, और उनकी जिम्मेदारी होती है पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना। अगर ये संसाधन सीमित होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो उन्हें बहुत दूर तक भटकना पड़ेगा। इसलिए ये संसाधन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साझा संपत्ति संसाधन दो प्रकार की भूमि है, स्वामित्व के आधार पर, निजी जो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में हो, साझा जो पूरे समुदाय के अधिकार में हो, इसलिए इसे सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। अगर देखें ये काम क्या आती है, तो जो ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन कृषक होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भूमिहीन कृषक है वो ईंधन और चारे के लिए साझा संपत्ति संसाधन पर निर्भर होते हैं। ग्रामीण इलाके में अगर हम जाएं तो ग्रामीण इलाके में ईंधन और चारे की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी है वो महिलाओं की होती है, और उन्हें बहुत दूर तक भटकना पड़ता है चारा और ईंधन की व्यवस्था करने के लिए। ये संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम अध्ययन करेंगे भारत में फसल ऋतुएं। भारत में फसल ऋतुओं की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की फसल है वो भारत में उगाई जाती है। उन सब के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। भारत में फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। फसल के बारे में अध्ययन मतलब अगर भारत में देखें तो पहले खरीफ की, खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की फसलें हैं वो भारत में बोई जाती है। खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की अगर हम बात करें ये जून से सितंबर तक, जून में बोई जाती है आधे जून में, और सितंबर तक ये काट ली जाती है। अगर हम बात करें रबी की तो अक्टूबर से लेकर और ये है मार्च तक है, वो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में इसको काट लिया जाता है। अगर हम जायद की बात करें तो अप्रैल से लेकर और आधे जून तक ये फसल है बोई जाती है और काट ली जाती है। भारत में 3 प्रकार की फसलें हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की अगर हम बात करें तो खरीफ जून से लेकर सितंबर तक, जून में बोई जाती है आधे जून के बाद, और सितंबर में इसको काट लिया जाता है। अगर हम रबी की बात करें तो अक्टूबर से मार्च तक। अगर हम जायद की बात करें तो अप्रैल से लेकर जून तक। अगर हम देखें खरीफ में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है तो हमें याद रखना है बाजरा, चावल, ग्वार, मोठ, मूंग इत्यादि फसलें हैं वो खरीफ ऋतु में बोई जाती है। अगर रबी की बात करें
तो रबी में गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा और इसके अलावा मेथी भी। यह है रबी की महत्वपूर्ण फसलें। खरीफ में बाजरा, ग्वार है, चावल है, मोट है, मूंग है, ये सब खरीफ में, जबकि गेहूं, जौ, चना, मसूर है, मटर है, अलसी है, तारामीरा है, सूरजमुखी है, धनिया है, जीरा है, मेथी है, ये सब की सब रबी की फसलें हैं। अगर हम बात करें जायद की, तो इसमें सब्जी वाली फसलें हैं, सब्जियां उगाई जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब इसमें उगाई जाती है। तो भारत में 3 तरह की फसलें हैं, एक खरीफ में बोई जाती है, दूसरी रबी में और तीसरी जायद में। खरीफ की फसल जून से लेकर सितंबर तक बोई जाती है, जून से सितंबर तक। इसमें बाजरा, चावल, ग्वार, मोट, मूंग है। उत्तरी भारत की बात कर रहा हूं मैं, उत्तरी भारत जहां हम रहते हैं, उत्तरी भारत की फसलें जून से सितंबर तक बाजरा, चावल, ग्वार, मोट और मूंग बोया जाता है। अगर हम बात करें रबी की, तो अक्टूबर से मार्च तक इसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी है, सूरजमुखी, धनिया, जीरा है, मेथी है, ये सब इसमें बोए जाते हैं। अगर हम बात करें जायद की, तो अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। तो इसमें सब्जी है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब के सब इसमें उगाए जाते हैं। कृषि 2 प्रकार की होती है, एक तो जो सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है, एक जो वर्षा पर निर्भर होती है। तो पहली तो होती है सिंचित कृषि और दूसरी होती है बारानी कृषि। सिंचित मतलब जो सिंचाई के द्वारा की जाती है, और बारानी मतलब जो बरसात पर निर्भर होती है, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, उन क्षेत्रों में बारानी कृषि की जाती है। अगर हम बात करें राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं, उनमें ज्यादातर बारानी कृषि ही होती है, क्योंकि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सिंचित कृषि में अगर हम बात करें, अब सिंचित कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी ऐसी फसलें जो बरसात पर निर्भर हो लेकिन वर्षा से उन्हें पानी ना मिले, उनमें सिंचाई के द्वारा आर्द्रता कायम रखना और जिससे अच्छी फसल हो। सिंचाई का मुख्य उद्देश्य यही तो होता है कि जहां पर वर्षा नहीं हो रही है, उन क्षेत्रों में सिंचाई करके जो फसल को पानी की आवश्यकता होती है, उस फसल तक पानी पहुंचाना तथा अच्छी फसल उत्पादन करना, यह सिंचाई का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम बात करें आर्द्रता के आधार पर, तो आर्द्रता के आधार पर भूमि 2 प्रकार की होती है, एक होती है शुष्क भूमि और एक होती है आर्द्र भूमि। आर्द्रता के आधार पर भूमि कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है, एक होती है शुष्क भूमि और एक होती है आर्द्र भूमि। हमें याद रखना है फसल के बारे में। भारत में 3 तरह की फसलें उगाई जाती है। पहले अगर हम देखें खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसल की अगर हम बात करें, जून से लेकर सितंबर तक बोई जाती है। उसमें चावल है, बाजरा है, ग्वार है, मोट है, मूंग, इन सब फसलों को उगाया जाता है। दूसरी अगर हम रबी की बात करें, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक है वो ये फसल बोई जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी है, ये सब उगाए जाते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो जायद की फसल है, जो अप्रैल से आधे जून तक है, काट ली जाती है, अप्रैल में बोई जाती है। इसमें सब्जी यानी खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब उगाए जाते हैं। कृषि के बारे में अगर हम देखें तो कृषि के प्रकार 2 प्रकार की कृषि होती है, एक तो जो बरसात पर निर्भर होती है उसे बारानी कृषि कहते हैं, और एक जो सिंचाई पर निर्भर होती है उसे सिंचित कृषि कहते हैं। सिंचित कृषि का अगर मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो सिंचित कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है जिन फसलों में या जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो रही है या वर्षा ना के बराबर वर्षा कम हो रही है, तो उन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा फसल को पानी की पूर्ति करना, जिससे फसल का उत्पादन अच्छा हो। अगर हम देखें आर्द्रता के आधार पर कृषि के प्रकार, तो आर्द्रता के आधार पर कृषि 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है खुद आर्द्र और एक होती है शुष्क। आर्द्र यानी शुष्क और आर्द्र।
अब हम देखें कि इन इन प्रदेशों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। शुष्क यानी जहां पर वर्षा बहुत ही कम या ना के बराबर होती हो उस क्षेत्र को शुष्क, और जहां पर वर्षा ज्यादा होती हो उस क्षेत्र को आर्द्र में रखा गया है। जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो उन क्षेत्रों में शुष्क है, वो शुष्क क्षेत्र होता है वो। और इनमें हमें पता है बाजरा, जिन फसलों को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है उन फसलों को इस क्षेत्र में उगाया जाता है, और जिन क्षेत्रों में ज्यादा पानी होता है, ज्यादा पानी की व्यवस्था होती है, उन क्षेत्रों में ज्यादा पानी, जो जिन फसलों को ज्यादा पानी चाहिए होता है वो उगाए जाते हैं, जैसे चावल। अब अगर हम बात करें आर्द्र क्षेत्र होते हैं उनकी नुकसान क्या, इनको सबसे ज्यादा क्या है कि जो भूमि अपरदन है, या भूमि अपरदन में कहें जल अपरदन, जल अपरदन का इनको सबको सामना करना पड़ता है। अपरदन, जल अपरदन का इन सबको सामना करना पड़ता है, ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। अब हमने पढ़ लिया, अब हम आगे एक एक फसल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे एक एक फसल के बारे में। पहले हम देखें खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल की अगर हम बात करें तो भारत में 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। खाद्यान्न फसलें भी दो तरह के, एक तो जो अनाज होता है वो, और एक जो दाल के रूप में होता है वो। हम अध्ययन करेंगे खाद्यान्न फसलें, यानी भारत में 2/3 क्षेत्र में 2/3 मतलब 66.66% भाग पर खाद्यान्न फसलें भारत में है वो बोई जाती है। खाद्यान्न फसलें को दो वर्गों में रखा जाता है, एक तो होता है अनाज और एक होती है दाल। खाद्यान्न फसलों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो अनाज के रूप में और एक दाल के रूप में। अनाज की अगर हम बात करें तो भारत में 54% अनाज बोया जाता है। भारत में 54% अनाज बोया जाता है। विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व का 11% अनाज है वो भारत उत्पादन करता है। अनाज यानी विश्व का 11% अनाज है वो भारत में ही उत्पादन होता है। अगर हम बात करें अमेरिका और चीन के बाद तो अनाज में हमारे भारत का तीसरा स्थान है। भारत में 54% अनाज बोया जाता है। विश्व की अगर हम बात करें तो 11% अनाज है वो भारत में उत्पादन होता है। उत्पादन के मामले में अगर हम विश्व में देखें तो अमेरिका पहला स्थान, दूसरा स्थान चीन का है और तीसरे नंबर पे हमारा भारत का नाम आता है। भारत विविध प्रकार के अनाज उत्पन्न करता है। जैसे उत्तम अनाज की बात करें तो चावल और गेहूं, कई प्रकार के अनाजों का उत्पन्न करता है भारत। उत्तम अनाज यानी चावल और गेहूं। मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी, इन सब का उत्पादन भारत में किया जाता है। अब पहले खाद्यान्न फसल यानी भारत में 2/3 क्षेत्र पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है, 66.66% पर। खाद्यान्न फसलों को दो वर्गों में रखा गया है, एक तो अनाज में एक दाल में। अनाज की अगर हम बात करें तो भारत में 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। विश्व की अगर हम देखें तो विश्व का 11% भाग पर, विश्व का 11% अनाज है वो भारत उत्पन्न करता है, और अनाज उत्पन्न करने में भारत का तीसरा स्थान है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरे पर भारत का नाम आता है। भारत में कई तरह के अनाज बोए जाते हैं, जैसे उत्तम किस्म के अनाज में देखें गेहूं और चावल। मोटे अनाज में अगर हम देखें तो ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी है। आगे हम देखें चावल। एक एक फसल के बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। चावल ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, यानी कैसी फसल है? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, और इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं। 3000 से भी ज्यादा किस्म के चावल होते हैं। इसकी कृषि समुद्र तल से 200 मीटर तक की ऊंचाई तक तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो इनमें इसकी कृषि की जाती है। दक्षिणी भारत में ज्यादातर हिस्सों में चावल बोया जाता है। दक्षिणी राज्यों और पश्चिमी बंगाल में चावल की एक वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है। अगर दक्षिणी भारत की बात करें और इसके साथ बंगाल की बात करें तो एक साल में 2 या 3 फसलें ली जाती है। बंगाल में अगर हम देखें तो एक वर्ष में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है, जिसे अमन, ओस और बोरो कहते हैं। बहुत सी बार यह प्रश्न बन चुका है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो किसान एक वर्ष में 3 फसलें लेता है, अमन, ओस और बोरो। तो बहुत सी बार ये कंपटीशन में भी यह प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया। अमन, ओस, बोरो क्या है? ये चावल की किस्में होती है। ध्यान में रखना है अमन, ओस और बोरो। पश्चिमी बंगाल में एक वर्ष में चावल की 3 किस्में उत्पन्न की जाती है, जिसे अलग अलग मौसम के अनुसार बोया जाता है। अमन, ओस और बोरो ये क्या है? ये चावल की किस्में हैं। भारत विश्व का 22.7% चावल का उत्पादन
करता है। और चीन के बाद चावल उत्पादन में अगर हम देखें तो भारत का दूसरा स्थान है। 2018 के अनुसार भारत विश्व का 22.07% चावल उत्पादन करता है और चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है 2018 में। देश में ये भाग पर चावल बोया जाता है, यानी 1/4%, 25% भाग पर है वो हमारे देश में चावल बोया जाता है। देश में 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है, या 1/4 कहें या 25% भाग पर कहें चावल बोया जाता है। अब अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा में चावल की फसल है वो परंपरागत नहीं है, परंपरागत नहीं है। कहां पर? पंजाब प्लस हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में चावल की जो फसलें बोई जाती है वो परंपरागत नहीं है। जब हमारे देश में हरित क्रांति प्रारंभ हुई, स्वामीनाथन हरित क्रांति के प्रारंभ करता है, और विश्व में अगर हम देखें नॉर्मन ई बोरलो वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और भारत में स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो जैसे ही हरित क्रांति उदय हुई, हरित क्रांति प्रारंभ होने के बाद सन 1970 की बात है, पंजाब और हरियाणा में चावल पहले बार 1970 में उगाया गया था। हरित क्रांति के बाद हमें ध्यान रखना है, पंजाब और हरियाणा में चावल है वो परंपरागत तरीके से नहीं होता है, शुरू से चलती आ रही वहां की जलवायु या वहां पर जो जल है उपलब्ध है उसके आधार पर नहीं होता। हरित क्रांति के बाद में सन 1970 में पंजाब और हरियाणा में पहली बार चावल का उत्पन्न किया गया। आशा करता हूं चावल का पॉइंट और ये खाद्यान्न के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे गेहूं के बारे में। चावल के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अमन, ओस, बोरो हमें याद रखना है क्या है। चावल की किस्में कहाँ पर बोई जाती है? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में एक साल में 3 फसलें हैं वो चावल की ली जाती है, जिसे अमन, ओस और बोरो कहते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। गेहूं के बारे में, गेहूं के बारे में अगर हम देखें तो चावल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अनाज है वो गेहूं है। विश्व में सबसे ज्यादा खाने वाली जो अनाज होता है वो चावल होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा चावल ही खाए जाते हैं, लेकिन अगर दूसरे स्थान पे देखें तो गेहूं का नंबर आता है। गेहूं चावल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अनाज है। भारत है वो विश्व का 12.8% गेहूं का उत्पन्न करता है। पूरी दुनिया का 12.8% गेहूं का उत्पादन है वो भारत करता है। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। किस प्रकार की फसल है? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, और रब्बी के सीजन में ये उगाई जाती है। भारत 85% उत्तर और मध्य भारत उत्पन्न होता है। इसका अगर हम देखें तो भारत में गेहूं का 85% भाग है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत और मध्य भारत में उत्पन्न होता है। वो उत्तर और मध्य भारत में बोया जाता है। रब्बी की फसल है इसलिए इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन हिमालय के उच्च भाग और मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश में, वहां पर ये गेहूं है वो वर्षा पर निर्भर है। देश में 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। अगर हम राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में महत्वपूर्ण गेहूं है वो उत्पन्न की जाती है। ज्वार की बात करें, भारत में 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं, 16.5%, और जिनमें से प्रमुख क्या है? ज्वार इनमें से प्रमुख है। 5.3% भाग पर ज्वार बोया जाता है। यह दक्षिणी व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रमुख खाद्य, इन दक्षिण और मध्य भारत है वहां का जो अर्ध शुष्क प्रदेश है वहां का मुख्य खाद्य फसल है ये। महाराष्ट्र देश का आधे से अधिक ज्वार उत्पन्न करता है। महाराष्ट्र देश में आधे से अधिक ज्वार का उत्पन्न करता है। अन्य राज्य अगर बात करें, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, यानी सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में होता है। और अन्य राज्य अगर हम देखें, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है, खरीफ की ऋतु में बोई जाती है, जबकि दक्षिणी भारत में अगर हम बात करें तो खरीफ और रबी दोनों ही मौसमों में ये फसलें बोई जाती है। गेहूं और ज्वार के बारे में, गेहूं के बारे में हमें याद रखना है कि चावल के बाद दूसरी महत्वपूर्ण फसल विश्व का भारत है वो 12.8% गेहूं उत्पादन करता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, रबी की फसल है। भारत में अगर देखें तो सबसे ज्यादा यानी 85% गेहूं का उत्पन्न है वो उत्तर और मध्य भारत में होता है। रबी की फसल है इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। हिमालय के उच्च भाग और मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार है वहां पर ये सिंचाई के द्वारा नहीं, वर्षा पर निर्भर गेहूं होती है। देश में 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है, भारत देश की बात करें तो।
अगर राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ज्वार की अगर हम बात करें तो भारत में 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं, जिनमें ज्वार प्रमुख है, और 16.5 में से ये 5.3% भाग पर ज्वार बोया जाता है। दक्षिण और मध्य भारत की ये जो शुष्क प्रदेश है वहां की मुख्य खाद्य फसल है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में देश का आधे से अधिक ज्वार का उत्पन्न होता है। अन्य राज्य में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। उत्तर भारत में तो ये खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिण भारत में खरीफ और रबी दोनों की फसलें हैं। अब हम आगे बच्चों में अनाज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अनाज की अगर हम बात करें तो ये दो ही बच्चे हैं अनाज, एक तो बाजरा और एक मक्का। बाजरे की अगर हम बात करें तो शुष्क यानी सूखी जलवायु भारत के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भाग में बोया जाता है। तुम्हें पता है बाजरे को कम पानी की आवश्यकता होती है, और जहां शुष्क प्रदेश होता है वहां पर बाजरा बोया जाता है। शुष्क जलवायु चाहिए, भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में बोया जाता है। यह फसल सूखा सहन करने में सक्षम होती है, सबसे ज्यादा सूखा सहन करने में यह फसल सक्षम होती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.2% भाग पर बाजरा बोया जाता है। अगर हम राज्य की बात करें, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्य जहां पर बाजरा बोया जाता है। वर्षा निर्भर होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता बहुत ही कम है, और इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। अगर जिस समय वर्षा अच्छी हो जाए तो बाजरा बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, और कहीं ऐसा भी समय है जिस समय वर्षा नहीं होती है तो उस समय बाजरा नहीं भी होता है या बहुत ही कम होता है, तो इसमें उतार चढ़ाव है बहुत ज्यादा आते हैं। बाजरा शुष्क जलवायु में होती है, भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में यह बोया जाता है, सूखा सहन करने में सक्षम होती है। अगर बात करें तो 5.2% भाग पर भारत में बाजरा बोया जाता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य हैं जहां पर बाजरा बोया जाता है। वर्षा निर्भर होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, और इसमें उतार चढ़ाव है वो बहुत ही ज्यादा आते हैं। अगर हम बात करें मक्का की, मक्का खाद्य और चारा दोनों ही प्रकार की फसलें हैं। भारत के बोए गए क्षेत्र में, कुल बोए गए क्षेत्र में 3.6% भाग पर है यह फसल यानी मक्का उगाई जाती है। मक्का मोटे अनाज में शामिल है। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर, यानी इसका कोई एक एरिया नहीं है, ये संपूर्ण भारत में, सिर्फ पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़ दें तो संपूर्ण भारत में मक्का बोया जाता है। सिर्फ दो क्षेत्रों को छोड़कर, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये मक्का बोया जाता है। अगर राज्य की बात करें, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मक्का बोया जाता है। इसकी पैदावार दक्षिणी राज्यों में अधिक है, इन दक्षिणी भारत है वहां पर इनकी पैदावार बहुत ही ज्यादा है। मक्का खाद्य और चारा फसल है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में 3.6% भाग पर मक्का बोया जाता है। मक्का किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं बोया जाता, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत में मक्का बोया जाता है। अगर राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख राज्य हैं जहां पर मक्का बोया जाता है, और इसकी पैदावार है उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक है। आशा करता हूं ये सब पॉइंट है आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आज हमारा अनाज का पॉइंट है वो क्लियर हो गया। 3 चल रहा है भू संसाधन तथा कृषि। आज हम इसमें दाल के बारे में पढ़ेंगे। दाल, अगर हम देखें दाल, तो दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन होने के कारण ही जो शाकाहारी होते हैं उनका प्रमुख भोजन दाल होती है। शाकाहारियों का प्रमुख भोजन दाल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। अगर हम बात करें दालों की, तो दाल एक फलीदार फसलें होती है, यानी इसमें फली लगी हुई होती है, और नाइट्रोजन यौगिकन के द्वारा मिट्टी की उर्वरता है वो लगातार दालें बढ़ाती रहती है। फलीदार फसलें होती है, नाइट्रोजन यौगिकन के द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती रहती है। अगर हम दालों की कृषि के बारे में बात करें कि भारत में कहां कहां पर दाल की कृषि की जाती है, तो दक्कन का पठार, मध्य पठारी भाग और उत्तरी पश्चिमी जो शुष्क भाग है उन क्षेत्रों में दाल की कृषि है वो की जाती है। दाल की कृषि 3 भागों में की जाती है भारत में, मध्य पठार, और उसके बाद में अगर हम देखें दक्कन का पठार, और जो हमारा राजस्थान में जो शुष्क भाग है, जो मैदानी भाग है, रेतीला भाग है, वहां पर दाल की कृषि की जाती है। अगर कुल बोए गए क्षेत्र में भारत में अगर हम बात करें तो 11% भाग पर दालें बोई जाती है। भारत के कुल 11% भाग पर दालें बोई जाती है। वर्षा की अगर हम बात करें तो ये वर्षा पर निर्भर होती है, इसलिए इसमें
उतार चढ़ाव है वो ज्यादा पाया जाता है। जिस साल वर्षा ज्यादा होगी उस साल दालों में इजाफा होगा, और जिस साल वर्षा कम होगी उस साल दालों में कमी होगी। तो वर्षा पर आधारित होने के कारण इस फसल में क्या है, उतार चढ़ाव ज्यादा पाया जाता है। दाल के बारे में याद रखना है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए शाकाहारियों का प्रमुख भोजन मानी जाती है। फलीदार फसलें होती हैं और नाइट्रोजन यौगिकरण के द्वारा ये मिट्टी की उर्वरता लगातार बढ़ाती रहती है। 3 क्षेत्र है, दक्कन का पठार, मध्य पठार और शुष्क प्रदेश, यहाँ पर दाल की खेती है वो की जाती है। अगर हम देखें भारत के कुल बोए गए क्षेत्र में 11% भाग पर दाल की कृषि है वो की जाती है। वर्षा आधारित होने के कारण इसमें उतार चढ़ाव है वो ज्यादा पाया जाता है। अब हम प्रमुख दालों के बारे में अध्ययन करेंगे। 1 नंबर हमारा होगा चना। चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की यह फसल है। हमें पता है 3 कटिबंध पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के चारों तरफ जो कटिबंध पाया जाता है वो उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा से ऊपर शीतोष्ण कटिबंध और फिर शीत कटिबंध। उष्ण और शीतोष्ण को मिलाकर एक कटिबंध बनता है जिसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। यानी उपोष्ण कटिबंध की प्रमुख फसल मानी जाती है चना। वर्षा आधारित फसल है, इसलिए जो भी फसलें वर्षा आधारित होगी उसमें उतार चढ़ाव है वो ज्यादा पाया जाएगा। वर्षा आधारित फसल होने के कारण इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा पाया जाता है। जिस साल अच्छी फसल होगी उस साल बारिश भी अच्छी होगी। बारिश अच्छी होने की वजह से चने की फसल अच्छी होगी। अगर जिस साल बारिश अच्छी नहीं होती है उस साल चने की फसल भी नहीं होती। तो इस वर्षा आधारित फसल है और जिसके कारण इसमें उतार चढ़ाव है वो ज्यादा पाया जाता है। देश की अगर हम देखें कि किस किस क्षेत्र में चने की फसलें उगाई जाती है, एक तो मध्य भारत में, एक पश्चिमी भारत में तथा उत्तर पश्चिमी भारत में रब्बी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल है चना। मध्य भारत, पश्चिमी भाग तथा उत्तर पश्चिमी भाग, और मध्य भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में किस ऋतु में, रब्बी की ऋतु में बोए जाने वाली फसल है चना। वर्षा है, चने को अगर हम देखें तो चने को ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। 1-2 वर्षा की हल्की बौछारें हैं वो इसको पकाने में सहयोग कर देती है। अगर 1-2 हल्की बौछारें हो जाती है तो चने की फसल भी हो जाएगी। दोबारा देख लें, उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र की फसलें हैं, वर्षा आधारित है इसलिए इसमें उतार चढ़ाव है वो ज्यादा पाया जाता है। जो देश के जो मध्यवर्ती भाग हैं, जो उत्तर पश्चिमी भाग है और जो पश्चिमी भाग है, वहां पर चना मुख्यतः बोया जाता है। वर्षा ज्यादा नहीं चाहिए इसको, 1-2 वर्षा की हल्की बौछारें हो जाएगी तो भी चने की फसल है वो अच्छी तरह हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अगर हम बात करें पंजाब की, अगर हम बात करें हरियाणा की और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो इस क्षेत्र में हरित क्रांति के प्रभाव से चने की फसल में कमी आई है। चने की फसल में कमी आई है, क्यों? क्योंकि चने की फसल हरित क्रांति के प्रभाव से जो गेहूं की फसल है उसमें वृद्धि हुई, और जिस क्षेत्र में पहले चना बोया जाता था उस क्षेत्र में अब वर्तमान में गेहूं की फसलें बोई जाने लगी है। तो हमें याद रखना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है उसमें हरित क्रांति के प्रभाव से चने की फसल में कमी आई है और इसके स्थान पर अब वर्तमान में गेहूं का उत्पादन होने लगा है। बोए गए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.8% भाग पर चना बोया जाता है। 2.8% भाग पर चना बोया जाता है। प्रमुख राज्य की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, जहां पर चना है वो सबसे ज्यादा बोया जाता है। चने के बारे में हमें याद रखना है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। अगर हम बात करें ये वर्षा आधारित होती है इसलिए इसमें उतार चढ़ाव है वो ज्यादा पाया जाता है। अगर देश में किस किस हिस्से में चने की फसलें बोई जाती है वो बात करें तो मध्य भाग में, पश्चिमी भाग में और उत्तर पश्चिमी भाग में चने की फसल है वो रब्बी की ऋतु में बोई जाती है। हमें याद रखना है चना किस ऋतु की फसल है, तो रब्बी की ऋतु की फसल है। वर्षा की अगर हम बात करें ना तो चने की फसल के लिए ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। 1-2 वर्षा के हल्के बौछारें हैं वो चना पकाने में बहुत ही ज्यादा सहयोग करती है। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, खास तौर से क्योंकि चना है वो ज्यादातर उत्तरी राजस्थान, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है वहां पर जब से हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी तब से चने की फसल में कमी आई है और इसके स्थान पर गेहूं की फसल बोई जाने लगी है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2.8% भाग पर चने की फसल बोई जाती है। प्रमुख राज्य अगर हम देखें ना तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान है जहां पर चना उत्पादन किया जाता है। अगर हम दूसरी प्रमुख दाल की बात करें तो वो है अरहर या फिर कहें तो तुर। अरहर का है दूसरा नाम तुर। इसे
लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है, हमें याद रखना है। लाल चना और पिजन पी अरहर के ही नाम है। अरहर को लाल चना भी कहते हैं और पिजन पी भी कहते हैं और इसे तुर भी कहते हैं। कुल बोए गए क्षेत्र की बात करें तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में 2% भाग पर चने की फसलें बोई जाती है और कुल अरहर के 1/3 यानी लगभग 33% भाग है अरहर का, वो अकेले महाराष्ट्र उत्पादन करता है। यानी अरहर का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। अगर हम अलग राज्य देखें और कौन कौन से राज्य जहां पर अरहर का उत्पादन होता है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अरहर के बारे में याद रखना है, अरहर को तुर कहते हैं, लाल चना कहते हैं, पिजन पी भी कहते हैं। अरहर को तुर कहते हैं, लाल चना भी कहते हैं और पिजन पी भी कहते हैं। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 2% भाग पर अरहर का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें कि 33% भाग अरहर का अकेले महाराष्ट्र में उत्पादन होता है, यानी अरहर का सर्वाधिक उत्पादन अकेले महाराष्ट्र में होता है। अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात अरहर के अन्य उत्पादक राज्य हैं। दाल के बारे में हमारा ये टॉपिक है। दाल प्रोटीन में दाल जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, शाकाहारियों का प्रमुख भोजन होती है, फलीदार फसलें होती है, नाइट्रोजन यौगिकरण के कारण ये मिट्टी की उर्वरता लगातार बढ़ाती रहती है। दक्कन का पठार, मध्य पठार और पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश है वहां पर दालों की खेती है वो की जाती है। देश के 11% भाग पर दाल उगाया जाता है। अगर हम बात करें ये फसल है वो वर्षा आधारित होती है, दालें जितनी भी होती है वर्षा पर निर्भर होती है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव लगातार बरकरार रहता है। चने की अगर हम बात करें, चना उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा आधारित फसल होने के कारण उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है। देश के मध्य भाग, पश्चिम भाग और उत्तर पश्चिम भाग में चने की खेती है वो की जाती है। वर्षा ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, 1-2 हल्की बौछारें ही इसको पकने में सहयोग करती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की अगर हम बात करें, हरित क्रांति से चने के उत्पादन में कमी आई है, जबकि इसके स्थान पर गेहूं का उत्पादन होने लगा है। बोए गए क्षेत्र में कुल बोए गए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2.8% भाग पर भारत में चना बोया जाता है। प्रमुख राज्य अगर हम देखें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान, ये चने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अरहर या तुर की बात करें तो इसे लाल चना कहते हैं या फिर पिजन पी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुल बोए गए क्षेत्र के 2% भाग पर अरहर का उत्पादन होता है। अरहर की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में पूरे भारत का 33% भाग, लगभग 1/3 भाग है वो अकेले महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। अन्य राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात है। अब हम अध्ययन करेंगे तिलहन के बारे में। तो तिलहन की खेती क्यों की जाती है, यानी खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें तिलहन, तो खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन है उसका उत्पादन किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मालवा का पठार जहां पर बहुत ही ज्यादा तिलहन का उत्पादन होता है, मराठवाड़ा है, गुजरात, राजस्थान का शुष्क क्षेत्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र है, वहां पर भी तिलहन का उत्पादन है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तिलहन का जो क्षेत्र है हमें याद रखना है, मालवा का पठार है, मराठवाड़ा है, गुजरात, राजस्थान का शुष्क क्षेत्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र है, वहां पर तिलहन का उत्पादन भी ज्यादा होता है। अगर हम बात करें देश के कुल बोए गए क्षेत्र में 14% भाग पर तिलहन बोई जाती है। देश में 14% भाग पर तिलहन बोई जाती है और प्रमुख तिलहन फसलों की अगर हम बात करें, मूंगफली है, तोरियां है, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये प्रमुख तिलहन फसलें हैं। अब हम हमारे बुक में सिर्फ 2 ही तिलहन फसलों के बारे में दिया हुआ है, एक तो मूंगफली और एक तोरिया और सरसों। ये तोरिया और सरसों में सब आ जाएंगे, तिलहन की फसलें ज्यादातर आ जाएगी। मूंगफली की अगर हम बात करें तो भारत में 18.8% उत्पादन होता है विश्व का। कब के अनुसार? 2018 के अनुसार। हमारे जो पुरानी बुक थी उसमें जो आंकड़े दे रखे हैं वो 2017 के दे रखे हैं। अब जो नई बुक है उसमें 2018 के आंकड़े दे रखे हैं और 2018 के अनुसार हमारा देश विश्व का 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है और ये वर्षा आधारित खरीफ की फसल है। वर्षा आधारित है और खरीफ ऋतु में बोई जाती है, लेकिन ये उत्तरी भारत की बात है। दक्षिणी भारत की अगर हम बात करें तो ये रबी की फसल है, यानी मूंगफली उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में बोई जाती है और दक्षिणी भारत में ये रबी की ऋतु में बोई जाती है। लेकिन दक्षिणी भारत में रबी में बोई जाने वाली फसलें हैं।
अगर हम बात करें भारत में कुल बोए गए क्षेत्र की, तो उसमें 3.6% भाग पर मूंगफली है वो बोई जाती है। राज्य देखें तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहां पर मूंगफली का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। मूंगफली 2018 के अनुसार भारत 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है, विश्व का 18.8%, 2018 के अनुसार, याद रखना। ये वर्षा आधारित फसल है और खरीफ ऋतु में बोई जाती है। कहां पर? उत्तरी भारत में। कहां पर? उत्तरी भारत में। जबकि दक्षिणी भारत में ये रबी की ऋतु में बोई जाती है। मूंगफली उत्तरी भारत में खरीफ की ऋतु में और दक्षिणी भारत में रबी की ऋतु में बोई जाती है। बोए गए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 3.6% भाग पर मूंगफली है बोई जाती है। राज्य अगर हम देखें गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य। तोरिया और सरसों की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और रबी की ऋतु में ये बोई जाती है, तोरिया और सरसों। तिलहन देश के कुल बोए गए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मात्र 2.5% भाग पर ये फसलें बोई जाती है। अन्य तिलहन फसलों की अगर हम बात करें तो सोयाबीन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्वाधिक बोया जाता है और देश का 90% सोयाबीन है वो इन दो राज्यों में उत्पन्न होता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। हमें याद रखना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोयाबीन सर्वाधिक बोया जाता है और देश का 90% सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उत्पन्न होता है। दोनों ही राज्य हैं जो देश की 90% सोयाबीन उत्पन्न करते हैं। ये हमारी तिलहन फसलें यानी क्यों की जाती है तिलहन की खेती? तो खाद्य तेल निकालने के लिए। उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें, मालवा का पठार, मराठवाड़, गुजरात, राजस्थान के शुष्क क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में तिलहन फसलें उगाई जाती है। देश के 14% भाग पर तिलहन की खेती की जाती है और प्रमुख तिलहन अगर फसलें देखें तो मूंगफली है, तोरिया है, सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है। लेकिन हमारी बुक में अब हम देखेंगे मूंगफली है विशेष तौर से दी हुई है और उसके साथ तोरिया और सरसों भी दी हुई है। मूंगफली की अगर हम बात करें तो 2018 के अनुसार भारत विश्व का 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। अगर हम बात करें उत्तरी भारत की, उत्तरी भारत में ये खरीफ की ऋतु में बोई जाती है जबकि दक्षिणी भारत में रबी की ऋतु में बोई जाती है। और कुल बोए गए क्षेत्र की भारत की अगर हम बात करें तो 3.6% भाग पर मूंगफली बोया जाता है। प्रमुख राज्य अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मूंगफली उत्पादक राज्य है। तोरिया और सरसों उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, रबी की ऋतु में बोई जाती है। तिलहन देश के कुल बोए गए क्षेत्र में मात्र 2.5% तिलहन बोए जाते हैं। अन्य तिलहन फसलों के बारे में अगर हम देखें तो सोयाबीन प्रमुख तिलहन फसल है। सोयाबीन अकेले दो राज्यों का नाम रखना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर सर्वाधिक तिलहन पाया जाता है और देश के 90% तिलहन है वो इन दो राज्यों में उत्पन्न होता है। अब हम अध्ययन करेंगे प्रमुख रेशेदार फसलों की। रेशेदार फसलें वैसे तो किस काम में आती है? कपड़ा, थैला, बोरा, इन सबको बनाने के लिए रेशेदार फसलें हैं वो काम में आती है। अगर हम प्रमुख रेशेदार फसलों की बात करें तो कपास और जूट है वो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। हमें याद रखना है रेशेदार फसलें क्यों बोई जाती है? क्योंकि इससे कपड़ा बनता है, थैला बनता है और बोरों का निर्माण होता है। प्रमुख रेशेदार फसलें कपास और जूट। कपास की अगर हम बात करें तो ये एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। कपास उष्ण कटिबंधीय फसल है और खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन की अगर हम बात करें, जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो ज्यादातर जो कपास उत्पादक क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए और हमारे यहाँ पर वो उत्पादन कम हो गया। लेकिन पिछले 50 वर्षों में अगर हम देखें तो भारत ने इसके क्षेत्र में लगातार वृद्धि की है। पहले हमें याद रखना है उष्णकटिबंधीय फसल है, खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन से जो कपास उत्पादक क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए, हमारे यहाँ पर कपास का उत्पादन कम हो गया। लेकिन पिछले 50 सालों की अगर हम बात करें तो इसमें लगातार भारत में वृद्धि हुई है। दो तरह की कपासें होती है, एक होती है भारतीय कपास जिनके रेशे छोटे होते हैं और एक होती है अमेरिकन कपास जिनके रेशे बड़े होते हैं, बड़े रेशे वाली होती है। और अगर हम देखें उत्तर पश्चिमी भारत में इसे नरमा कहा जाता है, यानी अमेरिकन कपास को ही नरमा कहा जाता है। कपास दो तरह की होती है, एक तो छोटी रेशे वाली जिसे भारतीय कपास कहते हैं, एक लंबी रेशे वाली होती है जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं। और अमेरिकन कपास को ही उत्तर पश्चिमी भारत में नरमा कहा जाता है।
इस पर फूल आने के समय आसमान है वो बादल रहित होना चाहिए, यानी खुली हुई धूप होनी चाहिए। बादल रहित आसमान होगा तो अच्छे से फूल आएंगे। उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो चीन में होता है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन चीन में होता है और दूसरे स्थान पर भारत है। बोया गया भारत में अगर हम देखें कि भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में 4.7% भाग पर कपास बोया जाता है। और प्रमुख राज्य की अगर हम बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा कपास उत्पादक राज्य हैं। उष्णकटिबंधीय फसलें खरीफ में बोई जाती है। देश विभाजन के समय ज्यादातर जो कपास उत्पादन जहां पे होती थी वो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी, लगातार हमने प्रयास किया और पिछले 50 वर्षों में इसमें बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई है। कपास दो तरह की होती है, एक छोटी रेशे वाली जिसे हम भारतीय कपास कहते हैं और एक ऐसी होती है जिनके रेशे लंबे होते हैं जिसे हम अमेरिकन कपास कहते हैं। और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी भारत में इसे नरमा कहा जाता है, यानी अमेरिकन कपास को ही नरमा कहा जाता है। इस पर फूल आने के समय बादल रहित होने चाहिए, आसमान साफ होना चाहिए। उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन चीन में होता है और दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। अगर राज्यों की अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। दूसरी रेशेदार फसल महत्वपूर्ण है जूट। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, थैला बनाने के लिए किया जाता है, बोरे बनाने के लिए किया जाता है और सजावटी सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी इसका उपयोग है मोटे वस्त्र, थैला, बोरे और सजावटी सामान बनाने के लिए इसका उपयोग है किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में अगर हम देखें तो ये एक व्यापारिक फसल है, यानी पश्चिम बंगाल में जूट है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार यानी बेचने के उद्देश्य से जूट बोया जाता है। आज भारत 60% जूट उत्पन्न करता है, यानी विश्व का अगर हम देखें ना तो 60% जूट है वो भारत में उत्पादन होता है। पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करें तो देश का 3/4 लगभग 75% भाग है वो अकेले पश्चिमी बंगाल राज्य से जूट का उत्पन्न होता है। अन्य राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार, आसाम अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर जूट है उत्पन्न होती है। बोया गया क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 0.5% भाग पर जूट है वो भारत में बोया जाता है। रेशेदार फसलें कपड़ा बनाने, थैला और बोरा बनाने के लिए काम में ली जाती है। ये कपास की अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय फसल है, खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन से ज्यादातर इसे पाकिस्तान में चले गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी और अब हम लगातार इसमें वृद्धि कर रहे हैं। कपास दो तरह की होती है, एक तो छोटी रेशे वाली जिसे भारतीय कपास कहते हैं, एक बड़े रेशे वाली होती है जिसे हम अमेरिकन कपास कहते हैं और इसे ही उत्तर पश्चिमी भारत में नरमा कहा जाता है। इस पर फूल आने के समय आसमान है वो साफ होना चाहिए, बादल रहित होने चाहिए। बोया गया क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत में 4.7% भाग पर कपास बोया जाता है। राज्य अगर हम देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां पर कपास का उत्पादन होता है। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र बनाने के लिए, थैला बनाने के लिए, बोरे बनाने के लिए और सजावटी सामान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल में यह एक व्यापारिक फसल है, यानी सिर्फ और सिर्फ व्यापार की उद्देश्य से ही जूट बोया जाता है। आज भारत विश्व का 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 75% जूट का उत्पादन सिर्फ एक राज्य पश्चिम बंगाल में होता है, यानी सर्वाधिक जूट का उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है। अन्य राज्य अगर हम देखें तो बिहार और आसाम है। बोया गया क्षेत्र अगर हम देखें तो भारत में 0.5% भाग पर जूट बोया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे हमारी बची हुई 3 अन्य फसलों के बारे में, जिसमें पहला हमारा है गन्ना। गन्ने की अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय फसल है और भारत में सिंचित क्षेत्र में उत्पन्न होता है, यानी जहां पर सिंचाई ज्यादा होती है उस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन भी ज्यादा होता है। अगर हम भारत में बात करें तो गंगा सिंधु का मैदान भाग है वहां पर गन्ना है वो प्रमुखता से उगाया जाता है। पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य ऐसे हैं जहां पर सिर्फ गन्ना उगाया जाता है, यानी पश्चिमी भारत में सिर्फ 2 ही राज्य हैं जहां पर गन्ना उत्पन्न होता है, एक तो महाराष्ट्र है और एक गुजरात है। दक्षिणी भारत में अगर हम देखें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दक्षिणी भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर गन्ना उत्पन्न होता है। 2018 में अगर हम बात करें ना तो विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पन्न है वो ब्राजील में होता है और दूसरे स्थान पर भारत है जो विश्व का 19.76% गन्ना उत्पन्न करता है, यानी सबसे ज्यादा गन्ना उत्पन्न है वो ब्राजील में होता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है जहां विश्व का 19.76% गन्ना उत्पन्न होता है।
देश में अगर कुल बोए गए क्षेत्र की हम बात करें तो 2.4% भाग पर गन्ना उत्पादन किया जाता है। अगर भारत में हम देखें, उत्तर प्रदेश में 40% गन्ना उत्पन्न करता है, यानी सर्वाधिक गन्ना है वो उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। चाय की अगर हम बात करें तो चाय क्या है, एक रोपण फसल है, यानी इनकी पौध लगाई जाती है और ये पेय पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। चाय पेय पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है और एक रोपण फसल है। इसमें दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, एक तो काली चाय की पत्तियां जिसमें किण्वित होती है और एक हरी चाय की पत्तियां जो अकिण्वित होती है। यानी दो प्रकार की पत्तियां होती है, एक तो काली चाय की पत्तियां होती है और एक हरी चाय की पत्तियां होती है। जो काली चाय की पत्तियां होती है वो किण्वित होती है और जो हरी चाय की पत्तियां होती है वो अकिण्वित होती है। चाय की पत्तियों में हमें पता है कैफीन और टेनिन बहुत मात्रा में पाया जाता है, कैफीन और टेनिन पाया जाता है। भारत में अगर हम चाय का इतिहास देखें तो सबसे पहले असम में 1840 में चाय की खेती वो की गई थी और असम में अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र घाटी का जो मैदान है वहां पर ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय उत्पन्न सर्वप्रथम भारत में की गई थी। कब? 1840 में। भारत में 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खेती प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में यह बंगाल के उप हिमालय भागों में, जहां पर दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है और कूच बिहार जिले हैं, वहां पर चाय का उत्पादन प्रारंभ हुआ। यानी चाय की खेती उसके बाद में, जैसे सर्वप्रथम तो असम में ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान में, उसके बाद में ये पश्चिमी बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग में, जलपाईगुड़ी में और कूच बिहार जिलों में इसकी खेती है वो प्रारंभ की गई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी और इलायची की जो पहाड़ियां हैं, दक्षिण की अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो वहां पर नीलगिरी और इलायची की जो पहाड़ियां हैं उसकी ढालों में चाय की खेती है वो की जाती है। उत्पादन क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत है वो फर्स्ट स्थान पर है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन है चाय का वो भारत में होता है और विश्व का 21.22% चाय है वो भारत में उत्पादित होती है। उत्पादन क्षेत्र में हम पहले स्थान पर है, लेकिन निर्यातक यानी बेचने के मामले में चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। यानी उत्पादन में हम पहले स्थान पर और निर्यातक में दूसरे स्थान पर आता है भारत का स्थान। सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है और असम के 53.2% भाग में चाय का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है और असम के अगर क्षेत्रफल में देखें ना तो 53.2% भाग पर चाय का उत्पादन होता है। चाय के बारे में दोबारा देख लो, रोपण फसल है, पेय पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। दो प्रकार की पत्तियां होती है, काली चाय की पत्तियां और हरी चाय की पत्तियां। काली चाय की पत्तियां किण्वित और हरी चाय की पत्तियां अकिण्वित होती है। चाय की पत्तियों में कैफीन और टेनिन पाया जाता है। भारत में चाय की खेती है वो सर्वप्रथम असम के ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान में 1840 में की गई थी। उसके बाद में पश्चिमी बंगाल में जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और दार्जिलिंग क्षेत्रों में इसकी खेती प्रारंभ हुई थी। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो नीलगिरी और इलायची की जो पहाड़ियां हैं उनके ढालों में इसकी खेती है वो की जाती है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत प्रथम स्थान पर है और अगर निर्यातक की बात करें तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। कॉफी की अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय रोपण फसल है, यानी इनकी भी पौधे लगाई जाती है। अब कॉफी प्राप्त होती कैसे? कॉफी का जो पेड़ होता है उसके बीजों को भूनकर पिसा जाता है और उससे हमें कॉफी प्राप्त होती है। कॉफी की किस्में बहुत ज्यादा मोस्ट हैं। कॉफी की किस्में, कॉफी की 3 किस्में होती है, एक तो अरेबिका, एक रोबस्ता और एक लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका, ये 3 कॉफी की किस्में हैं। भारत विश्व का 3.17 कॉफी का उत्पादन करता है, यानी विश्व की 3.17% कॉफी है वो भारत में उत्पादित की जाती है और विश्व में भारत का कॉफी उत्पादन में 8वां स्थान है। विश्व में भारत का कॉफी उत्पादन में 8वां स्थान है। भारत में अगर हम देखें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देश में 2/3 कॉफी का उत्पादन अकेले कर्नाटक में होता है। 2/3 मतलब 66%। 66% कॉफी का उत्पादन अकेले कर्नाटक में होता है। दोबारा देख ले, उष्णकटिबंधीय रोपण फसल है, इसके बीजों को भूनकर पिसा जाता है और उससे कॉफी प्राप्त होती है। इसकी 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका। भारत विश्व का 3.17% कॉफी उत्पादन करता है और विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है। भारत में अगर हम देखें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु
ऐसे राज्य जहां पर कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और इन राज्यों में सर्वाधिक कर्नाटक में, यानी 66% भाग कॉफी का उत्पादन है वो कर्नाटक अकेले राज्य में होता है। हमें अन्य फसलों में गन्ने के बारे में हमने पढ़ लिया है कि गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है, और ऐसे क्षेत्र में गन्ना उत्पादन होता है जहां पर सिंचाई ज्यादा होती है। जैसे गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान है, वहां पर गन्ना उत्पादन ज्यादा होता है। पश्चिमी भारत में 2 राज्य हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, जहां पर गन्ना उत्पादन होता है। दक्षिणी भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, जहां पर गन्ना उत्पादन होता है। 2018 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्थान है वो ब्राजील का है, और उसके बाद सेकंड स्थान है वो विश्व में भारत का है, और विश्व की 19.76% चाय का उत्पादन है, गन्ने का उत्पादन है वो भारत करता है। देशों में, देश के कुल बोए गए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2.4% भाग पर गन्ना उत्पादन होता है, और भारत में अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में 40% गन्ना उत्पादन होता है। चाय की आरोपण फसल है, पेय पदार्थ के रूप में काम में ली जाती है। 2 प्रकार की पत्तियां, काली चाय की पत्तियां उसमें किण्वित होती है, और जो हरी चाय की पत्तियां वो अकिण्वित होती है। चाय की पत्तियों में कैफीन और टेनिन बहुत मात्रा में पाया जाता है। भारत में चाय के इतिहास की अगर हम बात करें तो चाय की खेती सर्वप्रथम असम में ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान में 1840 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार जिलों में इसकी खेती प्रारंभ की गई। अगर हम बात करें दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट और नीलगिरी और इलायची की जो पहाड़ियां हैं उनकी ढालों में इस प्रकार की खेती है वो की जाती है। उत्पादन की अगर हम बात करें ना तो भारत उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और अगर हम निर्यातक की बात करें ना तो प्रथम स्थान पर चीन है, और भारत का स्थान निर्यातक में दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन असम में होता है। कॉफी भी उष्णकटिबंधीय फसल है और रोपण फसल है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है, उससे कॉफी प्राप्त होती है। कॉफी की 3 किस्में, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत विश्व का 3.17% कॉफी का उत्पादन करता है, और विश्व में भारत का कॉफी उत्पादन में 8वां स्थान है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ऐसे राज्य है जहां पर कॉफी का उत्पादन होता है, और इन सब में अगर हम देखें तो सर्वाधिक कर्नाटक में 2/3 यानी 66% कॉफी का उत्पादन होता है। ये थी हमारी महत्वपूर्ण फसलें। आशा करता हूं ये फसलें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। भारत में कृषि का विकास है वो किस तरह से हुआ। अगर हम बात करें शुरुआत की, यानी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारे यहाँ कृषि है वो सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन यानी सिर्फ और सिर्फ जीवित रहने के लिए ही कृषि की जाती थी। लेकिन 20वीं सदी के मध्य तक आते आते हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई, जिसमें 20वीं सदी की अगर हम बात करें तो 20वीं सदी के मध्य में एक तो अकाल का सामना किया, सूखे का सामना किया, और देश का विभाजन हो गया। 20वीं सदी में अकाल, सूखा, चारों तरफ से हमारी मुसीबतें आने लगी। अकाल पड़ा, सूखा हुआ, और बचा हुआ जो देश हमारा था उसका विभाजन हो गया। देश विभाजन के बाद 1/3 भाग है सिंचित भूमि का, 1/3 हिस्सा सिंचित भूमि का वो पाकिस्तान में चला गया, हमारे यहाँ सिंचित भूमि थी, और उस सिंचित भूमि का लगभग 33% हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया, जिससे हमारे यहाँ सिंचित भूमि की कमी हो गई। सिंचित भूमि की भारत में कमी हो गई, सिंचित भूमि की भारत में कमी हो गई। अब जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन सिंचित भूमि है वो प्रतिशत में बहुत ही कम हमारे पास रह गई। तो भारत सरकार ने कुछ ऐसे उपाय किए जिससे खाद्यान्न में वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो। भारत सरकार ने इसके लिए भारत सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 उपाय की।
शुरुआत से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कृषि सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए की जाती थी, लेकिन 20वीं सदी में हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। सूखा, अकाल और बचा हुआ हमारा जो देश था, एक देश था, उसका विभाजन भी हो गया। अब हमारे यहाँ जो सिंचित भूमि थी उसका 1/3 हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास चला गया, हमारे पास 2/3 हिस्सा है वो हमारे पास बचा, यानी 33% सिंचित भूमि का पाकिस्तान के पास चला गया। हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए भारत सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए थे। उनमें से 3 उपाय हमारी किताब में दिए हुए हैं, उन सब के बारे में। पहला उपाय था कि हमें व्यापारिक फसल है उसकी जगह व्यापारिक फसलों की जगह हमें खाद्यान्न फसल उगाना है, खाद्यान्न फसल उगाना है, पहला ये। दूसरा, कृषि गहनता पर जोर दिया, कृषि गहनता पर जोर। दूसरा है कृषि गहनता पर जोर दिया, कृषि गहनता पर जोर। तीसरा उपाय किया कृषि योग्य बंजर भूमि व प्रति भूमि, बंजर व प्रति भूमि को कृषि भूमि में बदलना। अगर आप देखा तो एक बात अपना याद रखने, शुरुआत में अपना कृषि सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए की जाती थी, यानी सिर्फ जीवन बिताने के लिए करी जाती। बिका बात कम आए अपने मुसीबत आई, जब भी कोई मुसीबत होगी ना, जब ही मनुष्य ने नया उपाय सूझेगा तो अपना मुसीबत आई, सूखो पड़ गयो, अकाल पड़ गयो, देश को विभाजन हो गयो। विभाजन का बाद कम आए जो सिंचित भूमि अपना की नहीं भी को 1/3 हिस्सों यानी 33% हिस्सों है वो पाकिस्तान का चले गयो। अब पाकिस्तान का 33% हिस्सों चले गयो तो अपना कने सिंचित भूमि की कमी होगी, और सिंचित भूमि की कमी होगी तो भारत सरकार का जनसंख्या ज्यादा है, सिंचित भूमि कमी। अब भारत सरकार खाद्यान्न उत्पादन यानी खाने की फसल बाग उत्पादन बढ़ाने खातिर कुछ उपाय करें। पहला उपाय अगर आप देखा तो बोले व्यापार तो बाद में कर लेगा, पहली व्यापारिक फसलों की जगह अपना सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न फसल उगानी है। दूसरों का कृषि गहनता पर जोर दो। तीसरी कृषि योग्य जगह बंजर भूमि पड़ी है और जो प्रति भूमि पड़ी है वह आप कृषि योग्य भूमि का मायने बदलना। हुआ क्या, इससे ये हुआ कि प्रारंभ में इससे उत्पादन तो बढ़ा, प्रारंभ में उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 तक आते आते उत्पादन स्थिर हो गया, उत्पादन स्थिर हो गया। अब इससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन 1950 तक आते आते उत्पादन स्थिर हो गया। अब उत्पादन स्थिर रह गया, इसे बढ़ाने के लिए सरकार ने और उपाय किए। उस उपाय के बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। हाँ, तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ा, प्रारंभ में उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 तक आते आते उत्पादन है वो स्थिर हो गया, उत्पादन स्थिर हो गया। शुरुआत में उत्पादन तो बढ़ो, लेकिन 1950 तक आते आते अपना उत्पादन स्थिर हो गयो, यानी उत्पादन बितो ही रहो लाग्यो। पहले जितो कुंटल अनाज होतो वो बितो ही रहो लाग्यो, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब सरकार के सामने एक और समस्या आ गई, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उत्पादन स्थिर हो गयो। अब कई काम करा जिस उत्पादन भी लगातार बढ़ाया जा सके। तो इस समस्या से उबरने के लिए सरकार ने कार्यक्रम संचालित किया, गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी IADP, ये कार्यक्रम संचालित किया। और दूसरे कार्यक्रम का नाम था गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम यानी IAAP। ये 2 कार्यक्रम है वो सरकार के द्वारा प्रारंभ की। अगर हम देखें शुरुआत से पीछे को मिला के अगर हम याद करेंगे ना तभी याद होगा। पहले हमने देखा
कि 1920वीं सदी है, उसके मध्य तक आते आते हमारे सामने समस्या थी सूखा, अकाल, भारत का विभाजन। लेकिन उससे उबरने के लिए सरकार ने प्रयास किए और हम उबर भी गए। लेकिन 1950 तक आते आते हमारा उत्पादन है स्थिर हो गया, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उत्पादन स्थिर हो गया। अब हम सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 कार्यक्रम और संचालित किए। एक तो है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, एक है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, IADP और IAAP। ये 2 कार्यक्रम सरकार ने और चलाए। जिला कार्यक्रम यानी IADP और एक है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम यानी IAAP, ये प्रारंभ किए। लेकिन अपने राजस्थानी में कहावत है, फुटेड़े कमाइन ठहरे कोनी, तो वही सिस्टम अपनो। अब सरकार प्रयास कर रही है, भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन हमारी किस्मत बहुत ज्यादा हमारे मुखालिफ थी, उल्टी थी। 1960 संचालित कर दी, सरकार ने अपना काम कर लिया, लेकिन अपना राजस्थानी में कहावत है कि फुटेड़े कमाइन ज्यादा देर ठहरे कोनी, वही सिस्टम लागू है। तो 1960 का माइन 1960 के मध्य दशक में 2 अकाल पड़ा, खतरनाक 2 अकाल पड़ा। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन किस्मत है वो हमारे मुखालिफ हो गई थी, हमारी उल्टी हो गई थी। लेकिन अब 2 अकाल पड़े, इससे क्या हुआ, उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन की कमी हो गई, उत्पादन कम हो गया। खाद्यान्न की क्या हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई। खाद्यान्न की कमी, तो हमें खाद्यान्न फिर दूसरे देशों से आयात करना पड़ा। सरकार बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था उस समय। 1960 से पहले सरकार ने 2 कार्यक्रम संचालित कर दिए, जिला कार्यक्रम और क्षेत्र कार्यक्रम। पूरा नाम है गहन कृषि जिला कार्यक्रम और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। लेकिन 1960 के मध्य दशक में 2 भयंकर अकाल पड़े और हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी हो गई, जिससे हमें खाद्यान्न है वो दूसरे देशों से आयात करने पड़े। फिर हमने क्या किया, हमने 1960 में ही गेहूं को मेक्सिको से और चावल को फिलीपींस से मंगवाया। ये 2 आयात किए हमने, गेहूं को मेक्सिको से और चावल को फिलीपींस से मंगवाया, और चावल की किस्म फिलीपींस से मंगवाई। ये जो किस्में थी गेहूं और चावल की, ये बहुत ज्यादा उत्पादन देने वाली थी, यानी ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्में हैं, वो हमने मंगवाई थी। कहाँ से, गेहूं हमने मेक्सिको से मंगवा ली और चावल हमने फिलीपींस से मंगवा ली। इससे क्या हुआ, ये जो किस्में थी, ये किस्में ऐसी थी जिससे हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ सकता था। क्यों? क्योंकि ये किस्में हैं, उनसे ज्यादा उत्पादन होता था। हमने इसका लाभ उठाया और पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में ये जो फसलें थी, हमने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में हमने, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी, यानी जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, खाद के साथ इन फसलों को उगाया। अब हमने गेहूं की किस्म है वो मेक्सिको से और चावल की किस्म है वो फिलीपींस से मंगवा ली। ये ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्में थी। हमने एक डेमो के रूप में 5 राज्यों का चयन किया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी, खाद आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। इन राज्यों में एक डेमो की तरह इन फसलों का शुरुआत में हमने इन फसलों को उगाया
और यानी डेमो की तरह इन फसलों को इन 5 राज्यों में हमने उगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाद की सुविधा उपलब्ध थी प्लस सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। अब हुआ क्या, इससे उत्पादन बहुत बढ़ गया, उत्पादन बहुत बड़ा उत्पादन बढ़ा। इसे ही हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, इसे ही हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति, अगर हम हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति का जनक विश्व में अगर हम हरित क्रांति का जनक देखें तो नॉर्मन ई बोरलॉग है, नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में अगर हम बात करें हरित क्रांति का जनक तो स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है। दोनों को हमें याद रखना है अक्सर, बस ऐसे ही, क्योंकि ये हमारी किताब से बाहर है, हो सकता है कोई पूछ ले। तो हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है और भारत में हरित क्रांति के जनक है वो स्वामीनाथन है। तो ये हुआ कि हमने जो किस्में मंगवाई थी उससे उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब उत्पादन बढ़ा, इसका मतलब हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ते ही हमने कहा पूरा हरा भरा हो गया, यानी इसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं कि ये जो राज्य थे उनमें उत्पादन ज्यादा होने लगा, उत्पादन ज्यादा हुआ और बाकी के जो स्टेट्स थे हमारे उनमें उत्पादन कम हुआ। उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन 5 राज्यों में उत्पादन ज्यादा हुआ और बाकी के राज्यों में उत्पादन कम हुआ। इससे हुआ क्या, इससे प्रादेशिक असमानता बढ़ने लगी, प्रादेशिक असमानता बढ़ने लगी, इससे प्रादेशिक असमानता बढ़ने लगी। दोबारा देख लो, प्रारंभ में उत्पादन बढ़ा लेकिन 1950 तक आते आते उत्पादन क्या हो गया, स्थिर हो गया। शुरुआत में उत्पादन बढ़ा था तीनों योजनाओं से, लेकिन 1950 तक आते आते उत्पादन स्थिर हो गया। अब भारत सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ रही थी, उत्पादन स्थिर हो गया, भारत सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ और उपाय की, 2 कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ की। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, 1960 का दशक मध्य में 2 भयंकर अकाल पड़े जिससे हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी हो गई और हमने खाद्यान्न जो उत्पादन, हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन की कमी हो गई और हमने खाद्यान्न की किस्में हैं वो अन्य देशों से मंगवाई। अगर हम बात करें 1960 में तो गेहूं की किस्में है वो मेक्सिको से और चावल की किस्में हमने फिलीपींस से मंगवाई। अब इससे ज्यादा उत्पादन देने वाली ये किस्में थी, लेकिन अब हमें एक डेमो की तरह कुछ राज्यों का चयन करना था जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, जहां पर अच्छी खाद उपलब्ध हो। तो हमने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों का चयन किया। भारत सरकार ने इन राज्यों में डेमो की तरह इन किस्मों को उगाकर एक बार देखा, तो इससे उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ते ही हमने इसे हरित क्रांति नाम दे दिया। हरित क्रांति के जनक विश्व में अगर हम बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग है और भारत में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो स्वामीनाथन है। अब उत्पादन इन राज्यों में बढ़ने लगा जबकि बाकी राज्यों में उत्पादन कम हो गया। अब इससे हुआ क्या, इससे प्रादेशिक असमानताएं बढ़ने लगी, यानी एक राज्य है वहां पर उत्पादन ज्यादा हो गया और एक राज्य में उत्पादन कम होने लगा जिससे प्रादेशिक असमानताएं बढ़ने लगी। लेकिन ये जो प्रादेशिक असमानता है ये 1970 तक रही। कब तक? 1970 तक। 1980 में हमने मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी इस तरह के किस्में हैं वो उगाना शुरू कर दिया। आज हमारा अध्याय 3 चल रहा है। आज हम इस अध्याय के लास्ट पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे जो है हमारा भारतीय कृषि की समस्याएं। हमारा पॉइंट रहेगा आज का भारतीय कृषि की समस्याएं। अगर भारतीय कृषि की समस्या की हम बात करें ना तो वो 2 तरह की है। कुछ समस्याएं ऐसी है जो प्रादेशिक होती है यानी क्षेत्र विशेष में मिलती है और कुछ समस्याएं कृषि में ऐसी होती है जो पूरे के राज्य में, पूरे देश में हमें देखने को मिलती है। यानी अगर हम बात करें भारतीय कृषि की 2 प्रकार की समस्याएं, एक तो प्रादेशिक समस्याएं और एक समस्या है सर्वव्यापी, यानी हर जगह जो देखने को मिलती हो, सर्वव्यापी समस्याएं।
इन सब समस्याओं के बारे में अलग अलग अब हम अध्ययन करेंगे। आज की हमारी पहली समस्या रहेगी, वो रहेगी मानसून की अनियमितता। मानसून की अनियमितता। मानसून हमारे यहाँ पर देखो, कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। अगर हम बात करें भारत में कृषि की, तो वो ज्यादातर हिस्सा है कृषि का वो मानसून पर निर्भर है। सिंचित क्षेत्र बहुत ही कम पाया जाता है, जिसके कारण हमारी कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। अगर हम बात करें, 1/3 हिस्सा है भारत का, 1/3 हिस्सा ही सिंचित है, 1/3 हिस्सा ही सिंचित है, और बाकी का जो बच गया वो वर्षा पर निर्भर है। हमारे यहाँ देखें ना, तो 1/3 हिस्सा ही सिंचित है और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो वर्षा पर निर्भर है। अब हमारे यहाँ वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, यानी भारतीय कृषि है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर है। अब अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान जहां पर वर्षा है बहुत ही कम होती है, वह अविश्वसनीय भी है, यानी कभी कभार तो इतनी ज्यादा वर्षा हो जाती है कि हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है राजस्थान में भी, और कभी कभार तो ऐसे सीजन निकल जाते हैं, 2-2 साल ऐसी हो जाती है कि हमारे यहाँ वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो वर्षा के लिए तरसते रहते हैं, वर्षा ना के बराबर होती है, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ वर्षा बहुत ही ज्यादा होती है। अब हमारे यहाँ अगर हम बात करें ना, तो सूखे की समस्या सबसे बड़ी समस्या है राजस्थान में। सूखे की समस्या सबसे बड़ी है राजस्थान में, सूखे की समस्या सबसे बड़ी है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा भारत में अगर हम देखें ना, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वर्षा ज्यादा होती है, उनके यहाँ बाढ़ की समस्या होती है। बाढ़ की समस्या होती है, दोनों तरफ ही है। अगर राजस्थान में देखें ना, तो जहां वर्षा कम होती है वहां पर सूखे की समस्या होती है, और जहां भारत में वर्षा ज्यादा होती है, जिन क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है वहां पर बाढ़ की समस्याएं आम बात है। अब अगर हम देखें ना, तो जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर भी कभी कभार बाढ़ आ जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी बाढ़ आ जाती है। अगर हम बात करें 2006 से 17 तक की, तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी। हमारे यहाँ कवास में बाढ़ आई थी, और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ की समस्या भी बन जाती है। हम बात कर रहे हैं सूखा और बाढ़ की। सूखा और बाढ़ अगर हम बात करें, दोनों सूखा व बाढ़, तो भारतीय कृषि की दोनों ही जुड़वा संकट है, दोनों ही समस्या है। भारतीय कृषि की जुड़वा संकट, सूखा और बाढ़ को जुड़वा संकट कहते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो दूसरी सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या है वो है निम्न उत्पादकता। सबसे बड़ी पहली समस्या है मानसून का अनियमित होना, यानी 1/3 हिस्सा राजस्थान में वो सिंचित है, बाकी का 2/3 हिस्सा है वो वर्षा पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। मानसून भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर निर्भर होता है। और राजस्थान में अगर हम देखें ना, तो ऐसे क्षेत्र है राजस्थान जहां पर वर्षा बहुत ही कम होती है, और यहाँ पर सूखे की समस्या आम बात है। अगर हम भारत में ऐसे क्षेत्र देखें जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों में बाढ़ का आना भी आम बात है। तो भारतीय कृषि की जुड़वा संकट माना जाता है सूखा और बाढ़ को। ऐसे क्षेत्र है जहाँ सूखा होता है, और कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर ज्यादा वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है। तो ये भारतीय कृषि की जुड़वा संकट है। दूसरी अगर समस्या की अगर हम बात करें ना, तो होगी हमारी निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता में अगर हम देखें ना, तो भारत में उत्पादन है वो अन्य देशों की तुलना में कम होता है। भारत में
उत्पादन अन्य देशों की तुलना में कम होता है। चावल की बात कर लो, चाहे चावल एक तो हमारे यहाँ देखो, एक अमेरिका में देखो, तो चावल हमारे यहाँ उत्पादन चावल का कम होता है, जबकि अमेरिका में इसका उत्पादन ज्यादा होता है। तो भारत में सबसे बड़ी समस्याओं में अगर हम देखें ना, तो उत्पादकता कम होती है अन्य देशों की तुलना में। अगर हम बारानी कृषि की बात करें, बारानी कृषि यानी वर्षा पर निर्भर कृषि की बात करें, तो जहां पर वर्षा पर निर्भर कृषि होती है उन क्षेत्रों में मोटे अनाज बोए जाते हैं, मोटे अनाज बोए जाते हैं, और इनकी भी उत्पादकता कम है। दो समस्याएं हमने देख ली, एक तो है मानसून का अनियमित होना, दूसरा है हमारे यहाँ उत्पादन कम होना। तीसरी भारतीय कृषि की समस्या है वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता। यह भारतीय कृषि की समस्या है। भारतीय कृषि के बारे में हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं, और हमें यह भी बताया कि जो भारत में किसान है उनका उत्पादन कम होता है और कृषि करने के लिए लागत ज्यादा लगती है। अगर हम बात करें कृषि की, कृषि करने के लिए लागत ज्यादा लगती है, कृषि करने के लिए लागत ज्यादा लगती है, जबकि उत्पादन बहुत ही कम होता है। यानी लागत ज्यादा लगती है और उत्पादन बहुत ही कम होता है। करता क्या है, किसान कृषि करने के लिए संस्था से या फिर महाजन से ऋण लेता है, और ऋण लेने के बाद अगर फसल अच्छी नहीं होती है तो वो ऋणग्रस्त होता चला जाता है, ऋणग्रस्त होता चला जाता है। भारतीय कृषि की समस्याएं हम देख रहे हैं। तीसरी समस्याएं अगर हम बात करें तो भारतीय कृषि की तीसरी समस्या है वित्तीय संसाधनों की बाध्यता और ऋणग्रस्तता। कृषि करने के लिए हमें पता है बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है, ज्यादा लागत लगती है, लेकिन हमारे यहाँ उत्पादन कम होता है, और किसान कृषि करने के लिए किसी संस्था से या फिर साहूकार से, महाजन से ऋण लेता है, और अच्छी फसल नहीं होने के कारण अगली साल फिर उसे ऋण लेने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वो ऋण के नीचे दबता चला जाता है। भारतीय कृषि की समस्या भूमि सुधारों की कमी, भारतीय कृषि की एक सबसे बड़ी समस्या में अगर हम देखें ना, तो ये भी एक समस्या है, हमारे यहाँ भूमि सुधारों की बहुत ही ज्यादा कमी पाई जाती है। अगर हम बात करें भूमि की, तो भारत में भूमि का असमान वितरण की वजह से भारतीय किसान शोषित होते हैं। यानी हमारे यहाँ देखें ना, तो भूमि का असमान वितरण है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा भूमि पाई जाती है, और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास भूमि न के बराबर या बहुत ही थोड़े हिस्से में पाई जाती है। तो भारतीय किसान है वो भूमि के असमान वितरण की वजह से लंबे समय से शोषित हो करें अंग्रेजों के शासन से ही। यानी भारत में जब से अंग्रेज शासन कर रहे थे, अंग्रेजों के समय से ही 3 भू राजस्व प्रणाली थी, 3 भू राजस्व प्रणाली थी, जिनमें अगर एक नंबर देखें तो रेतवाड़ी, महालवाड़ी 2 नंबर है, महालवाड़ी 3 नंबर है जमींदारी। भारतीय किसान है वो सबसे ज्यादा परेशान जमींदारी से हुआ है। यानी भारतीय किसान है
किसानों को सबसे ज्यादा परेशान जमींदारी व्यवस्था ने किया है। ये अंग्रेजों के समय की बात है कि 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली थी उस समय, रेतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी। लेकिन सबसे ज्यादा शोषण है वो जमींदारी व्यवस्था के द्वारा भारतीय किसानों का किया गया। अब स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने भूमि सुधार किए। भारत सरकार ने बहुत से प्रयास किए, भूमि सुधार किए, लेकिन कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ये सुधार नहीं हो पाए। यानी राजनेताओं ने अपनी इच्छा इस पर जाहिर नहीं की, मेहनत नहीं की। अगर राजनेताओं ने मेहनत की होती आज हमारे किसानों की ये दुर्दशा नहीं होती, आज हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो जाती। लेकिन किसान राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो उनके विरुद्ध चलती थी, इसलिए हमारे किसान है वो आज भी अन्य देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। भारतीय कृषि की 5वीं समस्या की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी 5वीं समस्या है छोटे खेत व विखंडित जोत। ये हमारे यहाँ भारतीय कृषि की एक और समस्या है, यानी बड़ी समस्याओं में से एक है। छोटे खेत है और विखंडित जोत है। अगर हम बात करें भारत में किसानों की तो भारत में छोटे किसान हैं वो ज्यादा हैं, छोटे किसान ज्यादा हैं। किसानों में अगर हम देखें ना तो 60% किसानों के पास 1 एकड़ तक जमीन है, 1 एकड़ तक जमीन है, और 40% किसानों के पास 0.5 एकड़ जमीन ही उपलब्ध है। यानी ये है हमारे यहाँ किसानों की स्थितियाँ। 60% किसान तो ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ तक जमीन पाई जाती है, जबकि 40% किसान ऐसे हैं जिनके पास आधी एकड़ 0.5 एकड़ जमीन ही पाई जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ता जाना, जिसके कारण खेतों के जो आकार हैं वो और सिकुड़े रहे हैं। यानी जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या अगर हम बात करें ना तो पिता की अपने संतानों में बराबर की हिस्सेदारी वो भी खेतों के आकार को परिवर्तित कर रही है, क्योंकि एक जो आदमी है उसके पास 10 एकड़ जमीन है और उसके 5 लड़के हैं तो उनके पास 2-2 एकड़ होगी। फिर इनके 5 लड़के होंगे तो ये खेतों का आकार ऐसे लगातार छोटा होता जाएगा। हमारे यहाँ यह प्रथा है कि जो पिता की जमीन होती है उस पे उनके पुत्रों का बराबर का अधिकार होता है, जिनसे खेतों का आकार भी लगातार छोटा होता जा रहा है। ये थी हमारी भारतीय कृषि की समस्याओं में 5 नंबर। भारतीय कृषि की अगली समस्या तो वो रहेगी वाणिज्यीकरण का अभाव। मतलब व्यापारिक फसलें हम नहीं उगाते हैं, व्यापारिक फसलें हम नहीं बोते हैं, तो वाणिज्यीकरण का हमारे यहाँ अभाव पाया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय किसान तो भारतीय किसान ऐसी फसल ज्यादा उगाते हैं जो उनके परिवार का भरण पोषण कर सके। यानी भारतीय किसान है वो ज्यादातर ऐसी फसलें उगाते हैं जो उनके परिवार का भरण पोषण कर सके। अब देखो कभी 20 टाबर है घर तो आप व्यापारिक फसल के बारे में सोचांगे तो पहले तो वहां को पेट भरना पड़े, इसलिए किसान अपना इसो ही काम करे। पहले पोत तो अपने परिवार के बारे में सोचो, आगे खाने का 1 साल को बंदोबस्त करके छोड़ो, ये जीता रहेगा तो बाद में आप व्यापारिक फसल उगाऊंगा। यानी हमारे यहाँ परिवार है वो बहुत बड़े होते हैं, जिसके कारण हम व्यापारिक फसलों की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसी ही फसल उगाते हैं जिनसे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। अगर हम जरूरत से ज्यादा यानी जरूरत से अधिक उत्पादन की बात करें तो हमारे पास संसाधन ही नहीं है, हमारे किसानों के पास संसाधनों की कमी है,
यानी संसाधन नहीं है तो उत्पादन ज्यादा होगा कहाँ से करेंगे किसान उत्पादन ज्यादा? हमारे किसानों के पास संसाधनों की कमी पाई जाती है, जिसके कारण वो संसाधन नहीं होने के कारण ऐसी फसलें नहीं बोते जो वाणिज्यिकरण के काम में आती हो। हालांकि वर्तमान में अगर हम देखें ना तो जो सिंचित क्षेत्र हैं, जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ वाणिज्यिक फसलें वर्तमान में बोई जाने लगी है। लेकिन भारतीय किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और पूरा का पूरा परिवार है वो कृषि पर ही निर्भर होता है। इसलिए भारतीय किसान है वो वाणिज्यिक फसलों को बोना चाहता हो, लेकिन पहले वो ऐसी फसलें बोएगा जिससे उसके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। ये थी हमारी भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या, वाणिज्यिकरण का अभाव। भारतीय कृषि की अगली समस्या की बात करें तो वो है हमारी व्यापक अल्प रोजगारी। भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्याओं में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जो किसान होते हैं वो लगातार 12 माह तक काम है, उनके खेती में काम नहीं होता, श्रम की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय कृषि में ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम खेत में काम की बात करें ना तो खेत जब हम बोते हैं उस समय हमें काम की आवश्यकता नहीं होती, बीच में 10 से 15 दिन या 20 दिन तक हम काम करते हैं, फिर जब फसल पक जाती है उस समय हमें रोजगार मिलता है। तो हमारे यहाँ ऋत्विक बेरोजगारी पाई जाती है, ऋतु के अनुसार ही रोजगार मिलता है। अगर अच्छी फसल है तो रोजगार मिल जाएगा, अगर अच्छी फसल नहीं है तो हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भारतीय कृषि की एक और समस्या की अगर हम बात करें ना तो व्यापक अल्प रोजगार भी एक भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अगली समस्या की अगर हम बात करें ना तो वो होगी हमारी कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। ये हमारी समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। कृषि योग्य भूमि है भारत में, उसका लगातार निम्नीकरण हो रहा है, वो लगातार अनुपजाऊ होती जा रही है। ये भी भारतीय कृषि की समस्याएं है। निम्नीकरण होता कैसे होता है निम्नीकरण होता है सिंचाई व कृषि विकास की दोषपूर्ण नीति से हमारे यहाँ कृषि है जो योग्य भूमि है उसका निम्नीकरण हो रहा है। सिंचाई की हमारे किसानों को पता नहीं है, ज्यादा सिंचाई भी हानिकारक होती है, क्योंकि मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे जो नमक है वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, जिससे पृथ्वी जो हमारी मिट्टी है वो अनुपजाऊ होती जा रही है। सिंचाई की दोषपूर्ण नीति और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीति की वजह से हमारे यहाँ की जमीन है वो उसका निम्नीकरण हो रहा है। अगर हम बात करें हमारे यहाँ की जमीन की तो ज्यादातर जमीन है वो लवणीयता व क्षारीयता की समस्या से ग्रसित है। यानी हमारे यहाँ अति सिंचाई की वजह से ये समस्याएं पैदा हो रही है, लवणीयता। और हमारी अगर जमीन में लवणीयता है तो रॉक फॉस्फेट का छिड़काव करना चाहिए, और अगर क्षारीय है तो जिप्सम का छिड़काव करना चाहिए, जिससे ये समस्याएं है वो दूर हो जाती है। अगर हम देखें ना तो कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग भी भूमि निम्नीकरण करता है। भूमि निम्नीकरण के लिए हम उत्तरदायी कारक पढ़ रहे हैं। सिंचाई और कृषि विकास के जो दोषपूर्ण नीति है उसकी वजह से भूमि निम्नीकरण होता है। ज्यादातर जमीन है वो लवणीय और क्षारीयता से ग्रस्त होती जा रही है। अगर हम आगे देखें तो कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग भी भूमि निम्नीकरण लगातार कर रहा है। अब कुछ ऐसे भी कारक हैं जो मानव के द्वारा भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जैसे जल अपरदन, ज्यादा जल आने की वजह से हमारे यहाँ मिट्टी की ऊपरी परत है वो जल के साथ बह जाती है। और वायु अपरदन ये भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है।
ज्यादा जल आने से, बाढ़ आने से भूमि की जो उपजाऊ परत होती है वो जल के साथ बह जाती है या हवा के साथ ऊपरी परत बह जाती है, जिससे भूमि का उपजाऊ वाला हिस्सा है वो बहकर अलग चला जाता है और भूमि निम्नीकरण हो जाता है। ये थी हमारे भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या। पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।